हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरुजी। आज हम लोग बेसिक ऑफ अकाउंट्स का लेक्चर नंबर 1 आज स्टार्ट करेंगे। ठीक, चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग बेसिक ऑफ अकाउंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या था, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। यानी कि इसमें हम लोग बात करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग होता क्या है। ठीक, यानी मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग हम लोग बात करते हैं। जैसा आप सब जानते हैं कि हम लोग अकाउंट में सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जर्नल बनाते हैं। जर्नल के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। लेजर के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो यानी जो ये जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस और हम लोग ये ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट की बात करते हैं, तो ये सारी प्रोसेस जो हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक, यानी कि अगर हम लोग बोले इसमें 2 सेकेंड, जैसे कि आप सबको पता है कि सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, सबसे पहले हम लोग जर्नल बनाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं। लेजर के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। और ट्रायल बैलेंस के बाद हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद हम लोग क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। तो यानी कि जो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम लोग ये प्रोसेस कर रहे हैं ना, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। यानी जर्नल के बाद हम लोग लेजर बनाते हैं, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस के बाद ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, यही जो प्रोसेस को हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं यही क्या है, हमारी अकाउंटिंग है। ठीक, तो यानी अकाउंटिंग की मीनिंग क्या होती है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और ट्रेडिंग, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट, जो हम लोग ये प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग मींस की बात करते हैं, यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। यानी जो ट्रांजेक्शन होता है हमारे बिजनेस में, पहले हम लोग ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं ट्रांजेक्शन को। ट्रांजेक्शन पहचानने के बाद क्या करते हैं, उसको मेजर करते हैं। ठीक, उसको मनी के फॉर्म में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। मेजर करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको जर्नल यानी रिकॉर्डिंग ना, रिकॉर्डिंग के मीन्स क्या, हम लोग जर्नल में इसको क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद क्लासीफाइंग करते हैं। क्लासीफाइंग मीन्स मतलब यहाँ पे लेजर की बात कर रहे हैं ना, यानी रिकॉर्डिंग की बात करते हैं। रिकॉर्डिंग क्या है, किसकी बात करता है, हमारा रिकॉर्डिंग हम लोग जर्नल में करते हैं। और क्लासीफाई की बात करते हैं, क्लासीफाई हम लोग किस में करते हैं, लेजर में करते हैं। ठीक, और समराइजिंग की बात करते हैं, लेजर के बाद हम लोग क्या करते हैं, समराइज करते हैं। समराइज का मतलब क्या होता है, हमारा ट्रायल बैलेंस। यानी लेजर के बाद हम लोग क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस करते हैं। ठीक, और ट्रायल बैलेंस के बाद इंटरप्रेटिंग, मतलब इंटरप्रेटिंग। ठीक, इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक, यानी कि यहाँ क्या बनाते हैं हम लोग, बैलेंस शीट। ठीक, तो यानी यही बोल रहा है कि सबसे पहले हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, इंटरप्रेटिंग करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, किससे, पब्लिक से। तो यानी ये क्या होता है, यही सारी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक, अकाउंटिंग में क्या होता है, हमारा यही सारी प्रोसेस आती है। अब हम लोग बात करते हैं जो अकाउंटिंग है। ठीक, अब जो अकाउंटिंग है, वाई लर्न अकाउंटिंग, यानी कि आप लोग इसको सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती क्यों है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग हम लोग कि मतलब कि अकाउंटिंग हम लोग करते क्यों हैं। ठीक, यानी हम लोग अकाउंटिंग इसलिए करते हैं कि मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। यानी कि हमारा जब बिजनेस चल रहा है, ठीक, आप सबको पता है कि जब बिजनेस चलता है बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। तो यानी उस सारे ट्रांजैक्शन को क्या करें, हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करें ना। यानी सारे ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या करते हैं, सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए तो अकाउंटिंग करते हैं ना। अकाउंटिंग करने का मेन मोटिव क्या होता है, हमारा सिस्टमैटिक तरीके से सारे जितने ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस के हैं उसको क्या करते हैं, हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट क्या, हमारा ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का रीजन क्या होता है, ताकि हम लोग क्या कर सके, असरटेन कर सके क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। यानी कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। क्लियर है, जब हम लोग सारे एक एक चीज ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे सिस्टमैटिक मैनर में। ठीक, यानी सिस्टमैटिक मैनर में क्या करेंगे, सारे एक एक ट्रांजैक्शन को जब हम लोग रिकॉर्ड करके रखते हैं तो उससे हम लोग क्या करेंगे, पता कर सकते हैं ना कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ हमारे बिजनेस में। क्लियर है, जब तो हम लोग कोई ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हमको क्या पता चल पाएगा क्या कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। ठीक, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमैटिक मैनर में। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, असरटेन करते हैं, यानी पता करते हैं कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ।
नेक्स्ट उसके बाद क्या करते हैं, असरटेन करते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि हमारे बिजनेस की एक फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, अच्छी है, खराब है, या फिर पिछले बार से, यदि हमको पता करना है कि मेरा बिजनेस पिछले बार से ज्यादा प्रॉफिट कमाया है कि कम कमाया है। ठीक, तो कैसे पता चलेगा, हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के थ्रू ही तो पता कर सकते हैं, यानी अकाउंटिंग के थ्रू पता कर सकते हैं कि हमारा बिजनेस पिछले साल से प्रॉफिट कमाया है या फिर लॉस हुआ है, या फिर लॉस हुआ तो कितना लॉस हुआ है। तो यानी हम लोग ये सब चीजें पता कर सकते हैं किसके थ्रू, अकाउंटिंग के थ्रू पता कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्या हमारा, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड, यानी कि जब हम लोग सारे ट्रांजेक्शन को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करते रहते हैं, ठीक, यानी अकाउंटिंग प्रोसेस हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा फ्रॉड कम हो जाता है, यानी फ्रॉड से बचता है। क्लियर है, क्योंकि अगर ये बताइए आपने हर एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया तो यहाँ पे फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा है। जब आप एक एक चीज को नोट कर रहे हैं अकाउंट्स में, ठीक, अकाउंट्स बुक्स ऑफ अकाउंट में आप एक एक चीज को रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ पे फ्रॉड होने की कोई चांस नहीं होती है, मतलब होती है, बहुत कम होती है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अकाउंटेंसी क्या होता है, तो हम लोग अकाउंटेंसी की नॉर्मल बात करते हैं, जो हम लोग प्रोसेस, यानी कि जो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग होती है ना, यानी जो हमारा प्रोसेस होता है ना, यानी अकाउंटिंग में जो प्रोसेस होता है उसकी नॉलेज की बात करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अकाउंटेंसी बोलते हैं। यानी अगर हम लोग इसको सिंपल लैंग्वेज बात करते हैं, अकाउंटेंसी क्या होता है हमारा, अकाउंटेंसी इज अ सब्जेक्ट विच कैन बी अरेंज इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन सिस्टमैटिक मैनर, सिस्टमैटिक मैनर। ठीक, आप सबको पता ही होगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है। इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करते हैं, हमारे बिजनेस पैसे से रिलेटेड, यानी पैसे से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होती है ना, हमारे बिजनेस में पैसे से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी परफॉर्म होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। तो यानी अकाउंटेंसी की बात करते हैं, तो अकाउंटेंसी क्या होता है कि ये एक सब्जेक्ट होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं ना इकोनॉमिक एक्टिविटी को सिस्टमैटिक मैनर में, यानी पैसे से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है उसको हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं सिस्टमैटिक मैनर में, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, अकाउंटेंसी बोलते हैं। ठीक, यानी अकाउंटेंसी का एक सब्जेक्ट है, मगर अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग हमारा प्रोसेस है, अकाउंटिंग प्रोसेस, और अकाउंटेंसी क्या हमारा सब्जेक्ट है। ठीक, यानी जहां पे जैसे आप देख रहे हैं ना, द नॉलेज ऑफ हाउ टू मेक अकाउंटिंग, यानी कि हम आपको पता कैसे चलेगा कि अकाउंटिंग की कैसे जाती है, जब अकाउंटिंग पढ़ेंगे तभी तो पता चलेगा ना। तो यानी जब आप अकाउंटिंग पढ़ते हैं, तो यानी अकाउंटिंग पढ़ते हैं क्या, उसको अकाउंटेंसी बोलते हैं, यानी उस सब्जेक्ट क्या बोलते हैं, अकाउंटेंसी बोलते हैं। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर ही हमको पता चलता है कि अकाउंटिंग करते कैसे हैं। ठीक, तो यानी दोनों का डिफरेंस क्रिएट मतलब कि करे रहिएगा। ठीक, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग प्रोसेस होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, रिकॉर्डिंग ना, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग, ये सब क्या होता है, हमारा प्रोसेस होता है। ठीक, और अकाउंटेंसी क्या होता है, अकाउंटेंसी हमारा सब्जेक्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की बात करते हैं। ठीक, तो सबसे पहला हमारा क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होता है। अगर हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन की बात करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन हमारा क्या होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, या फिर कोई ऐसा इवेंट होता है जो किसके थ्रू होता है, हमारा पार्टी के थ्रू, यानी हमारे बिजनेस के अंदर जो पार्टीज होती है ना, यानी बिजनेस जिनसे डील करता है या बिजनेस के अंदर जो पार्टीज होती हैं, वो लोग जब कोई भी इवेंट हैपन होता है उनके थ्रू ना, क्लियर है, और उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसी को क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। यानी बिजनेस ट्रांजैक्शन बात करते हैं, वो ट्रांजैक्शंस जो कौन करता है, बिजनेस की पार्टीज करती है ना, और उसको हम लोग रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, यानी क्या होता है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है, और इसको इवेंट भी बोलते हैं। ठीक, बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी बोलते हैं और इवेंट भी बोलते हैं। ठीक, जो कौन करता है, ये पार्टीज करती हैं, और इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं कहाँ पे, बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक, और इसको हम लोग एक्सप्रेस किस में करते हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी में। और ये ध्यान रखिएगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है वो किस में होती है, मनी के फॉर्म में होती है, यानी कि नॉन मॉनेटरी फॉर्म में नहीं होती है, वो क्या होती है, मॉनेटरी एक्टिविटी, यानी मॉनेटरी टर्म में होती है। ठीक, यानी बिजनेस वही सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है जो कि मॉनेटरी टर्म्स में होती है, यानी कि वो सारे ट्रांजैक्शन जिसको हम लोग मनी के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, वही ट्रांजैक्शन को बिजनेस क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। गॉट इट। अब लोग बात करते हैं जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये ट्रांजैक्शन जो हो रहा है ये कितने टाइप्स के होते हैं, कैश ट्रांजैक्शन होता है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता है। आप सबको पता है कि बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में हम लोग कैश ट्रांजैक्शन भी करते हैं और क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी करते हैं, और ये ज्यादातर बिजनेस क्या करते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन करती है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है, उधारी
ना। क्लियर है। और कैश ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट कर रहे हैं, यानी कैश में पेमेंट कर रहे हैं। गॉट इट। तो यानी यही बोल रहा है कि जब बिजनेस डील करता है, ठीक, जब बिजनेस या फिर कोई चीज परचेस कर रहा है या चीज कोई चीज सेल कर रहा है, बिजनेस कोई चीज परचेस कर रहा है या फिर बिजनेस कोई चीज सेल कर रहा है, ठीक, और उसकी पेमेंट इमीडिएट हो जा रही है ना, इमीडिएट पेमेंट हो जा रही है, तो वो कौन सा ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन है। मगर अगर बिजनेस सेल कर रहा है या फिर परचेज कर रहा है, उसकी उसकी जो पेमेंट है ना, उसकी पेमेंट जो है वो इमीडिएट नहीं हो रही है, वो क्या हो रही है, फ्यूचर में हो रही है। वो कैसा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। यानी कि मान लो मैं क्या किया, मैं कोई सामान बेचा आपको, ठीक, और इमीडिएट आपने मुझे पेमेंट दे दी, कैसा ट्रांजेक्शन है, कैश ट्रांजेक्शन है। आपने ऑन द स्पॉट क्या कर दिया, वहां पे पेमेंट कर दिया, ठीक। अगर यही मैंने आपको कोई सामान बेचा और आप पेमेंट फ्यूचर में करेंगे, मतलब थोड़ी दिन बाद करेंगे या बाद में करेंगे, तुरंत इमीडिएट नहीं कर रहे हैं, तो वो कैसा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। और बिजनेस में ज्यादातर ट्रांजेक्शन किसमें होते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक। तो देखिए कैश ट्रांजेक्शन क्या होता है, व्हेन द अमाउंट इज ट्रांजेक्टेड इमीडिएटली ऑन एंटरिंग इनटू अ ट्रांजेक्शन, इट इज अ कैश ट्रांजेक्शन, यानी इमीडिएटली पेमेंट हो रहा है ना। अगर हम लोग कैश ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, यहाँ पे क्या होता है, इमीडिएटली पेमेंट हो जाती है ना। और यहाँ पे पेमेंट क्या होती है, पेमेंट फ्यूचर में होती है, ठीक। यहाँ पे पेमेंट कब मेड होती है, फ्यूचर में होती है, ठीक। और कैश ट्रांजेक्शन में क्या होता है, पेमेंट इमीडिएट होती है, यानी जो ट्रांजेक्शन में कैश तुरंत मिल जा रहा है, यानी पैसा तुरंत मिल जा रहा है, उसको क्या बोलते हैं, कैश ट्रांजेक्शन बोलते हैं। और जिस ट्रांजेक्शन में हमको क्या होता है, पैसा थोड़ा फ्यूचर में मिलता है, ठीक, बाद में मिलता है, थोड़े समय बाद मिलता है, वो किस में हम लोग कंसीडर करते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन में कंसीडर करते हैं, ठीक। देखिए इसमें लिखा नहीं है, व्हेन द अमाउंट इज नॉट ट्रांजेक्टेड इमीडिएटली, यानी यहाँ पे अमाउंट तुरंत नहीं मिला है, इमीडिएटली तुरंत नहीं मिला है। और प्रॉमिस टू पे लेटर, यानी कि यहाँ पे प्रॉमिस किया कि बाद में दिया जाएगा अमाउंट, तो ये कैसा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, ठीक। तो यानी कि बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है, जो बिजनेस की पार्टीज जो होती है उनके थ्रू कोई इवेंट हैपन हो जाता है, और उस इवेंट को या उस फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में जब रिकॉर्ड करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बिजनेस ट्रांजेक्शन बोलते हैं। और बिजनेस ट्रांजेक्शन हमारे दो पार्ट में डिवाइड है, कैश ट्रांजेक्शन और क्रेडिट ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन क्या होता है, वो ट्रांजेक्शन जहां पे पेमेंट या अमाउंट ऑफ पेमेंट इमीडिएटली हो जाती है, ठीक, वो कैश ट्रांजेक्शन है। और जहां पे अमाउंट ऑफ पेमेंट हमारी इमीडिएटली नहीं होती है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रेडिट ट्रांजेक्शन बोलते हैं। गॉट इट। अब हम लोग बात करते हैं अकाउंट क्या होता है, ठीक। अकाउंट की बात करते हैं तो अकाउंट इज अ समराइज, अकाउंट इज अ समराइज रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस। यानी ये मान लीजिए, यानी कि जैसे मान लीजिए मेरी कंपनी है ए बी सी लिमिटेड, ये मेरी कंपनी है, ठीक। मेरी कंपनी में ए बी सी और डी, ये क्या, ये चारों लोग मेरे कंपनी में काम करते हैं, ठीक। अब ये लोग जब मेरी कंपनी में काम कर रहे हैं तो इनको क्या मैं दूंगा, इन चारों को मैं क्या दे रहा हूँ, सैलरी दे रहा हूँ, ठीक। इन चारों को मैं क्या दे रहा हूँ, सैलरी दे रहा हूँ, ठीक। यानी एबीसी लिमिटेड कंपनी और एबीसी क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ एम्प्लॉय हैं। अब उनको मैं सैलरी दे रहा हूँ, तो यानी ये देख रहे हैं ना कि मैं सैलरी ए को भी दे रहा हूँ, बी को भी दे रहा हूँ, सी को भी दे रहा हूँ, डी को भी दे रहा हूँ, ठीक। तो ये क्या होगा, यहाँ पे मुझे पता चल जाएगा ना, मान लीजिए मैंने ए को सैलरी दिया 20,000, बी को दिया 10,000 और सी को दिया 5,000, ठीक। उसको भी 5,000 दिया, ठीक। यानी देख रहे हैं कि मैं डिफरेंट डिफरेंट लोग को सैलरी दे रहा हूँ, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सैलरी है, ठीक, मुझे पता चल गया ना, अगर मैं इस सैलरी का टोटल करूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरे बिजनेस में कितने खर्चे होने वाले हैं। तो मैं सारी सैलरी क्या करूंगा, एक पर्टिकुलर अकाउंट में डाल दूंगा कि इतनी अमाउंट ऑफ सैलरी हमको क्या करना है, पे करना है, ठीक। तो यानी जब हम लोग कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को क्या करते हैं, एक हेड के अंदर डाल देते हैं। क्लियर है। जैसे मान लीजिए मेरा बिजनेस है, ठीक। आपको पता है कि आपके बिजनेस में क्या होता है, बहुत सारी पार्टीज होती है जिनसे आप डील करते हैं, ठीक। मान लो कि मैं अपने बिजनेस का सामान कई सारे लोगों को बेच रहा हूँ, और कई सारे लोगों को जब बेच रहा हूँ तो कई सारे लोगों को मैं उधार में बेच रहा हूँ, ठीक। मान लीजिए मैंने ए बी सी डी को उधार में सामान बेचा, ठीक। यानी कि मेरा बिजनेस था और मैंने ए बी सी डी को क्या किया, उधार में सामान बेचा। तो यानी अब मेरे को हिसाब तो नोट करना पड़ेगा ना, कितने लोग को मैंने उधार में सामान बेचा था, कहीं ना कहीं नोट तो करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, ए बी सी डी को क्या करूंगा, एक जगह पे क्या करूंगा, नोट कर दूंगा ना। यानी एक जगह पे जो नोट कर रहा हूँ उसी को क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं, ठीक। यानी कि जब हम लोग क्या करेंगे वहां पे, जैसे मान लो कि जिसको हम लोग उधार में सामान बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सन्ड्री डेटर बोलते हैं, ठीक। यानी हम लोग क्या बोलते हैं, सन्ड्री डेटर बोलते हैं, सन्ड्री डेटर अकाउंट। क्लियर है। तो यानी मेरे बिजनेस में जितने भी सारे लोग उधार में सामान खरीद के ले गए हैं,
ठीक, तो क्या करूंगा मैं उनको सन्डी डेटर अकाउंट में क्या करूंगा, लिख दूंगा। क्यों? ताकि कल को मुझे देखना रहेगा कि कितने लोग मेरे बिजनेस में उधार से सामान ले गए हैं और मुझे उनसे पैसा लेना बाकी है। तो मैं क्या करूंगा, सन्डी डेटर अकाउंट क्या करूंगा, खोलूंगा और देखूंगा कितनी सारी लिस्ट देखूंगा कि कितने लोग उधार में सामान ले गए, उनसे पैसा ले लूंगा मैं। क्लियर है? तो यानी मैं एक जगह ट्रांजेक्शन को, जो सारे ट्रांजेक्शन को यानी सेम नेचर के, यानी एक जैसे ट्रांजेक्शन को जब हम लोग एक जगह रिकॉर्ड करके रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अकाउंट बोलते हैं। क्लियर है? जैसे मान लो मैंने जितने लोग को उधार में सामान बेचा, उन सारे लोगों का नाम मैंने एक जगह रिकॉर्ड करके रख दिया, तो उस बुक को क्या बोले, सन्डी डेटर अकाउंट बोलेंगे। आपको पता है ना, जिनको उधार में सामान बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं, सन्डी डेटर बोलते हैं। तो यानी क्या हो गया, सन्डी डेटर एक अकाउंट हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पे सेम नेचर के सेम जैसे ट्रांजेक्शन क्या किए हैं, ढेर सारे एक जगह रिकॉर्ड करके रखे हैं हमने। गॉट इट? तो यानी क्या हो गया, अकाउंट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कैपिटल की। ठीक, अगर हम लोग कैपिटल की बात करते हैं, जब कोई पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करता है, ठीक, जब कोई पर्सन बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो बिजनेस को स्टार्ट करते समय कुछ पैसे को क्या करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। आप सबको पता है। ठीक, तो यानी जो हम लोग बिजनेस में पैसा लगाते हैं फर्स्ट टाइम, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल बोलते हैं। ठीक, यानी जब बिजनेस का ओनर जब फर्स्ट टाइम क्या करता है, उस पैसे को इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में रन कराने के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल बोलते हैं। ठीक, अब वो चाहे तो हम लोग मनी के फॉर्म में ला सकते हैं या फिर हम लोग गुड्स के फॉर्म में ला सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एबीसी लिमिटेड क्या किया, कोई बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक, और ए और बी ने मिलकर क्या किया, ये बिजनेस को स्टार्ट किया था। ए और बी ने मिलकर क्या किया था, इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। ठीक, ए ने क्या किया, इस बिजनेस में 50,000 इन्वेस्ट किया। ए ने इस बिजनेस में 50,000 रुपए क्या क्या लगाया, मगर बी ने क्या किया, 50,000 का स्टॉक लेते आया, यानी कोई सामान लेते आया ना। यानी कि चाहे मैं 50,000 बिजनेस में लगा दूं या 50,000 का कोई सामान लेते आऊं। क्लियर है? अगर 50,000 का सामान ना लाता तो 50,000 इन्वेस्ट करना पड़ता ना, मगर बी ने क्या किया, 50,000 इन्वेस्ट नहीं किया, बी ने 50,000 का सामान लेते आया। तो यानी हम लोग ये बोल सकते हैं ना, जो कैपिटल हम लोग इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, वो जरूरी नहीं कि हम लोग पैसे की फॉर्म में करें, हम लोग बाई पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकते हैं। मान लो मेरे को क्या करना, कोई बिजनेस स्टार्ट करना था, हाँ, तो मैं क्या किया, सारे लोग ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, मैंने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी दे दी कि भाई मेरे बिजनेस, मेरी प्रॉपर्टी के अंदर ही बिजनेस चलाओ। ठीक, तो यानी क्या हो गया, यहाँ पे मैं जरूरी नहीं कि पैसे के ही फॉर्म में हम लोग कैपिटल लगाएं। कैपिटल हम लोग क्या करता है, कोई बिजनेस ओनर जो होता है वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी यूज कर सकता है, उसको भी हम लोग कैपिटल के अंदर क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। जरूरी नहीं कि वो पैसे के ही फॉर्म में कैपिटल लगाए। क्लियर है? अब लोग बात करते हैं ड्राइंग क्या होता है। ठीक, अगर हम लोग ड्राइंग की बात करते हैं, आप सबको पता है जब बिजनेस चलता है, ठीक, तो बिजनेस ओनर्स क्या करता है, कभी कभी कुछ सामान क्या करता है, अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लेता है बिजनेस से। ठीक, जैसे नॉर्मल परचून की दुकान होती है। ठीक, नॉर्मल परचून की दुकान होती है, तो जानते होंगे कि बिजनेस का जो ओनर होता है वो क्या करता है, कभी कभी कुछ ना कुछ चीजें क्या करता है, अपने पर्सनल यूज के लिए निकाल देता है दुकान से। ठीक, जब दुकान से निकालता है उस चीज को देखिए आप रिकॉर्ड करता होगा हाथ से कि मैंने आज ये सामान निकाला बिजनेस से। क्यों निकालता है? क्योंकि उसका भी हिसाब होता है। ठीक, तो यानी जब एक बिजनेस का ओनर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल ले, या फिर मतलब विड्रॉ कर ले, पैसे को विड्रॉ कर ले, या फिर कोई बिजनेस की प्रॉपर्टी विड्रॉ कर ले पर्सनल यूज के लिए। क्लियर है? उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। देखिए ना, द अमाउंट विड्रॉ और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर। क्लियर? जैसे मान लीजिए मेरी फर्नीचर की दुकान थी, ठीक, फर्नीचर दुकान थी और मेरे घर पे मेरी फर्नीचर की दुकान थी और मेरे घर पे अचानक से फर्नीचर की जरूरत पड़ी, तो मैंने अपनी दुकान से निकाल के फर्नीचर अपने घर पे लगा दिया। तो ये क्या हो गया, मैंने विड्रॉ कर लिया ना अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने बिजनेस से सामान को निकाला, उसी को क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। ठीक, जब बिजनेस का ओनर यानी प्रोप्राइटर जब कोई सामान को पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर लेता है, यानी निकाल लेता है बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, उसको क्या बोलते हैं, हम लोग ड्राइंग बोलते हैं। गॉट इट? अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती है। ठीक, अगर हम लाइबिलिटीज की बात करते हैं, तो लाइबिलिटीज क्या होता है कि जो अमाउंट हमको आउटसाइडर को देना है, यानी जब बिजनेसमैन को जो अमाउंट आउटसाइडर क्या करना है, पे करना है, रीपे करना है, ठीक, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज बोलते हैं, और ये कंपलसरी होता है। क्लियर है? यानी कि लाइबिलिटीज क्या होता है, एक तरीके का बोल सकते हैं बिजनेसमैन का बर्डन होता है, यानी एक बिजनेस का बर्डन होता है जो किसको देता है, आउटसाइडर को देता है। यानी मेरा बिजनेस था, मेरे को जब बिजनेस स्टार्ट करना था, मैंने क्या किया, बैंक से लोन ले लिया। ठीक, मुझे जब बिजनेस स्टार्ट करना था, आप सबको पता है बिजनेस में क्या होता है, स्टार्ट करते समय कैपिटल जरूरत पड़ती है, तो यानी बिजनेस कुछ पैसे जरूरत पड़ी थी, मेरे पास पैसे थे नहीं और मुझे बिजनेस स्टार्ट भी करना था, तो मैंने क्या किया, बैंक से लोन लेके उस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया। तो यानी कि बैंक क्या हो गया, बिजनेस का आउटसाइडर हो गया। तो यानी क्या हो गया, बैंक को मुझे पैसा देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा, तो बैंक क्या हो गया, बैंक मेरे लिए लाइबिलिटीज होगी ना, मेरे को बैंक को पैसा रीपे करना पड़ेगा, वो क्या हो गया, मेरी लाइबिलिटीज हो गई। गॉट इट? अब ये लाइबिलिटीज की बात करते हैं, जो हम लोग आउटसाइडर को लाइबिलिटीज देते हैं, मतलब कि जो आउटसाइडर को हम लोग रीपेमेंट करते हैं, उसको लाइबिलिटीज बोलते हैं। क्लियर है? और ये कितने टाइप्स की होती है, दो टाइप्स की होती हैं। क्लियर है? जो लाइबिलिटीज होती है हमारी, दो टाइप्स की होती हैं। अगर हम लोग लाइबिलिटीज की बात करते हैं, लाइबिलिटीज हमारी करंट लाइबिलिटीज होती है और
नॉन करंट लाइबिलिटीज होती है। ठीक, अगर करंट लाइबिलिटीज की बात करते हैं, ठीक, ये दोज लाइबिलिटीज, दीज आर दोज लाइबिलिटीज विच आर पेबल विथ इन अ ईयर, यानी वो लाइबिलिटीज जिसको हम लोग क्या करते हैं, पे कर देते हैं। जो लाइबिलिटीज को हम लोग पे कर देते हैं एक साल के अंदर ना, यानी करंट लाइबिलिटी मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होती है, ये एक साल से कम के लिए लाइबिलिटी होती है। यानी जो लाइबिलिटीज को हम लोग एक साल के अंदर पे कर देते हैं, क्लियर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट लाइबिलिटीज बोलते हैं। मान लो मेरे को जब बिजनेस स्टार्ट करना था, तो मेरे बिजनेस में जैसे मान लो मेरे को मोबाइल की दुकान स्टार्ट करनी थी, ठीक, या फिर बोल सकते हैं मुझे हुँ, ठीक, मुझे क्या कहते हैं, मोबाइल की दुकान स्टार्ट करनी। तो मैंने क्या किया, उधार में कहीं से स्टॉक खरीदा होगा, ठीक? मैंने उधार में किसी से सामान लिया होगा, तभी तो अपनी दुकान में रखा होगा। जब मेरी दुकान से वो सामान बिक जाएगा, तो मैं उसका पैसा वापस कर दूँगा उसको, अपना प्रॉफ़िट काट के। क्लियर है? तो यानी कि मैंने उससे उधार में सामान लिया, तो क्या हो गया, वो हमारी क्या हो गया, क्रेडिटर्स हो गया। जो क्रेडिटर्स होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, 1 साल के अंदर पैसा उधार में क्या कहते हैं, रीपे कर देते हैं। क्लियर है? या फिर एक एग्जांपल और ले सकते हैं, मान लीजिए क्या कहते हैं, मेरे को किसी से, मैंने अपने बिज़नेस में, जैसे मान लीजिए मेरी फैक्ट्री चल रही है, ठीक? मैंने रॉ मटेरियल, आपको पता है जब फैक्ट्री में हम लोग कोई गुड्स को बनाते हैं, तो रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल क्या करते हैं, हम लोग कहीं से खरीदते होंगे। जब कच्चा माल खरीदते हैं, तभी तो हम लोग कोई गुड्स को बनाते हैं, और गुड्स को बना के हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में बेचते हैं। क्लियर है? तो यानी मान लो मैंने क्या किया, रॉ मटेरियल कहीं से उधार में खरीदा, क्लियर है? और रॉ मटेरियल मैंने उधार से खरीदा, और उसके बाद क्या किया, मैंने गुड्स बना के मार्केट में बेच दिया। जब मेरे पास पैसा आएगा, मैं 1 साल के अंदर क्या करूँगा, क्रेडिटर्स को क्या करूँगा, वापस से रीपे कर दूँगा। क्लियर है? तो वो क्या हो गया, वो हमारी करंट लायबिलिटीज़ हो गई। यानी कि जो लायबिलिटीज़ हम लोग क्या करते हैं, पे ऑफ कर देते हैं, पूरी कर दे मतलब पूरी खत्म कर देते हैं 1 साल के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटीज़ बोलते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, क्रेडिटर्स, क्लियर है? दूसरा क्या, बिल्स पेबल, शॉर्ट टर्म लोन, यानी कि कभी-कभी होता है ना, बिज़नेस छोटा लोन लेता है ना, कम समय का, यानी कुछ लोन्स ऐसे होता है कि जैसे मान लो मैंने अपने बिज़नेस के लिए लोन लिया, छोटा अमाउंट का लोन लिया, और बाद में मैंने क्या किया, उसको 1 साल के अंदर वापस से रीपे कर दिया। तो वो कौन-सी लायबिलिटीज़ हो गई, हमारी करंट लायबिलिटीज़ हो गई। जो लायबिलिटीज़ को हम लोग रीपेमेंट कर देते हैं 1 साल के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटीज़ बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा। अब नॉन करंट लायबिलिटीज़ बात करते हैं, जो लायबिलिटीज़ को हम लोग 1 साल से ज़्यादा चलती हैं। क्लियर है? यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ क्या होती है, आर दोज लायबिलिटीज़ व्हिच आर पेबल आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड मोर देन अ ईयर, यानी कि जो लायबिलिटीज़ हमारी सालों-साल चलती है, यानी 1 साल से ज़्यादा चलती है, ठीक? यानी जैसे बात करते हैं हमारे कौन-सा, टर्म लोन्स हो गया, डिबेंचर हो गया, इक्विटी शेयर्स हो गया, क्लियर है? ये सब क्या हो गया, हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज़ हो गई। यानी कि जैसे मान लो मैंने बैंक से लोन लिया, ठीक? यानी बैंक से मैंने मान लीजिए 1 करोड़ लोन लिया, तो अब ये बताइए 1 करोड़ जो लोन होगा हमारा, क्या उसको हम लोग 1 साल के अंदर रीपे कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते? वो लॉन्ग टर्म लोन है, ठीक? यानी उसको हम लोग क्या करेंगे, 1 साल से ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, 1 साल से ज़्यादा समय लग जाएगा उसको रीपे करने में। तो यानी कौन सी लायबिलिटीज़ हो गई, हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज़ हो गई। यानी जो लायबिलिटीज़ ना, जो बिज़नेस का बर्डन 1 साल से ज़्यादा तक चलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज़ बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी बोलते हैं। डिबेंचर ना, डिबेंचर की बात करते हैं, डिबेंचर भी क्या होता है, एक तरीके का लोन होता है। क्लियर? जैसे हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, वैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी पर्सन से लोन लेते हैं ना। डिबेंचर क्या होता है, हमारा एक एग्रीमेंट होता है, जब हम लोग किसी पर्सन से लोन लेते हैं, जैसे बैंक को लोन वापस करते हैं और इंटरेस्ट पे करते हैं, वैसे हम लोग उस पर्सन को भी क्या करते हैं, इंटरेस्ट के साथ रीपे करते हैं अमाउंट, ठीक? तो ये डिबेंचर होता है। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं एसेट की, ठीक? अब हम लोग एसेट की बात करते हैं, तो यानी एसेट की बात करते हैं, एसेट वो चीज होती है जो बिजनेस की खुद की होती है। क्लियर है? यानी एसेट क्या होती है हमारी, एसेट आर द प्रॉपर्टी और लीगल राइट्स ओन बाय एन इंडिविजुअल या बिजनेस, ठीक? यानी कि एसेट क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है, उसका लीगल राइट कौन, मतलब उसका लीगल राइट किसके पास होता है, किसी इंडिविजुअल के पास होता होगा, या फिर बिजनेस के पास होता होगा। क्लियर है? और इन अदर वर्ड्स एनीथिंग विच विल बी इनेबल द फर्म टू गेट्स अ कैश बेनिफिट इन द फ्यूचर। यानी कि एसेट की बात करते हैं, एसेट मतलब क्या होती है, संपत्ति यानी प्रॉपर्टी होती है, ठीक? और इसका लीगल राइट किसका होता है, किसी इंडिविजुअल पास होता है या फिर बिजनेस के पास होता है, ठीक? और बिजनेस उसको उसको बिजनेस क्या करता है, फ्यूचर में उसको बेच के बिजनेस क्या कर सकता है, कैश में कन्वर्ट कर सकता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसेट बोलते हैं, ठीक? एसेट मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है। आप सभी को पता है, जब हम लोग प्रॉपर्टी कोई चीज बनाते हैं अपनी, अपने नाम पे कोई प्रॉपर्टी इसलिए बनाते हैं, कल को हमको फ्यूचर में पैसे जरूरत पड़े तो उस प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं कि नहीं बेच सकते हैं। यानी उस प्रॉपर्टी को फ्यूचर में बेच देंगे तो हमारे पास पैसा आएगा। तो यानी बिजनेसमैन क्या करते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं ना, ताकि कल को बिजनेस में अनसर्टेनिटी आती है ना, बिजनेस में कभी अनसर्टेनिटी आती है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को बेच के अपने बिजनेस को चला सकते हैं। क्लियर है? यानी प्रॉपर्टी को बेचेंगे तो पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, इसलिए तो हम लोग एसेट को बनाते हैं। यानी प्रॉपर्टी इंसान इसलिए तो खरीदता है ताकि फ्यूचर में काम आने पे उसको बेच के पैसा हमारे पास आ जाए। क्लियर है? तो यानी कि एसेट का मतलब क्या होता है कि देखिए ये क्या लिखा है, एनेबल द फर्म टू गेट कैश इनटू बेनिफिट इन फ्यूचर। क्लियर है? जैसे एग्जांपल लैंड, यानी मैंने जमीन खरीदी थी, अब मैं फ्यूचर में उसको बेच के पैसे में कन्वर्ट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, वो एसेट हो गई हमारी। बिल्डिंग,
बिल्डिंग भी बेच के पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। मशीन भी बेच सकते हैं, फर्नीचर भी बेच सकते हैं, स्टॉक भी बेच सकते हैं, डेटर्स भी बेच सकते हैं। डेटर बेचने मतलब डेटर क्या होता है हमारा, जैसे मान लीजिए जैसे वो जो पर्सन हमसे उधार में सामान ले गया, क्लियर है? जैसे मान लो मुझसे आप उधार में सामान ले गए, ठीक, कल कभी ना कभी आप मुझे पैसा तो देंगे ही ना, तो यानी मैं ये मान सकता हूँ ना कि फ्यूचर मेरे पास पैसा आने वाला है। जब हमको पता रहता है फ्यूचर में मेरे पास पैसा आने वाला होता है ना, क्लियर, जब बिजनेस के पास फ्यूचर में पैसा आने वाला होता है, वो चीज क्या होती है, हमारी एसेट के अंदर कंसिडर होती है। तो यानी डेटर का मतलब क्या होता है, यानी आपने मुझसे उधार में सामान खरीदा, आप मेरे बिजनेस क्या बन गए, डेटर बन गए। क्लियर, जब आप मेरे बिजनेस के डेटर्स बन गए, तो यानी मुझे तो इतना पता है ना कि मुझे पैसा मिलेगा फ्यूचर में, तो यानी आप भी तो मेरे लिए एसेट हो गए ना। क्लियर है? दूसरा क्या होगा, कैश हो गया। कैश भी हमारे एसेट में आता है, बैंक भी आता है ना, बैंक बैलेंसेस। क्लियर है? अब ये एसेट की बात करते हैं। अब ये एसेट हमारे क्या होता है, दो टाइप्स के होते हैं, करंट एसेट होता है और नॉन करंट एसेट होता है। क्लियर है? करंट एसेट की बात करते हैं। करंट एसेट आर दोज एसेट विच आर रिटेन इन द बिजनेस विद द पर्पस ना, रिटेन इन द बिजनेस विद द पर्पस टू कन्वर्ट देम इनटू कैश विथ इन अ शॉर्ट पीरियड से 1 ईयर। यानी हम लोग बात करते हैं करंट एसेट हमारी वो एसेट होती है जिसको हम लोग साल भर के अंदर बेच के पैसे के लिए कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि वो एसेट जिसको साल भर के अंदर हम लोग बेच देते हैं ताकि हमारे क्या हो जाए, पैसा आ जाए, यानी पैसे में कन्वर्ट कर देते हैं। बेचने का मतलब ये होता है कि उसको हम लोग क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया कैश में। क्लियर है? जो एसेट को हम लोग बेच के कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं 1 साल के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, करंट एसेट बोलते हैं। क्लियर है? ये ध्यान रखिएगा कि 1 साल के अंदर उस एसेट को बेच के हम कैश में कन्वर्ट कर लिए हैं, तो वो कौन सी एसेट हो गई, हमारी करंट एसेट हो गई। क्लियर है? अभी कौन कौन सी एसेट को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, क्लियर है? जैसे मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा, मैंने क्या किया, मिस्टर ए से सामान खरीदा, और किस लिए खरीदा, ताकि उसको मैं किसी और को बेच सकूं। क्लियर है? मैंने मिस्टर ए से सामान खरीदा और उसको मिस्टर सी या मिस्टर डी किसी को बेच दिया। ठीक, जब हम लोग कोई सामान को रीसेल करने के पर्पज से खरीदते हैं, उसको हम लोग करंट एसेट बोल सकते हैं। तो करंट एसेट में आपका क्या आ सकता है, स्टॉक आ सकता है ना। दुकान, जैसे क्या होता है, जैसे आपकी दुकान में सामान है तो आप भी तो कहीं से खरीदे होंगे ना। जब आप कहीं से खरीदे होंगे तो उसको किस लिए खरीदे हैं, ताकि आप कहीं और बेच सकें ना। जब हम लोग रीसेल करने के पर्पज से कोई सामान को खरीदते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। क्लियर है? यानी हम लोग बेच रहे हैं, स्टॉक बोल सकते हैं। क्लियर है? डेटर भी इसी में आता है हमारा। क्लियर, जब आप किसी को उधार में सामान बेच देते हैं तो यानी आपको पता नहीं कि साल भर के अंदर वो पेमेंट दे देगा, तो वो भी तो आपकी एसेट हुई ना, क्योंकि आपके पास फ्यूचर में कैश आने वाला है कि नहीं आने वाला है। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं नॉन करंट एसेट। यानी नॉन करंट एसेट की बात करते हैं, ये हमारा फिक्स एसेट भी होता है। क्लियर है? तो नॉन करंट एसेट को हम लोग फिक्स एसेट भी बोलते हैं। तो यानी कि ऐसी एसेट होती है जिसको हम बिजनेस एक्वायर करता है लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि नॉन करंट एसेट को हम लोग फिक्स एसेट बोलते हैं। तो यानी फिक्स एसेट हमारी ऐसी एसेट होती है जिसको हम लोग एक्वायर करते हैं, यानी हमारा बिजनेस खरीदता है या कोई पर्सन खरीदता है, किस पर्पज से, ताकि हम लोग लॉन्ग टर्म इसको यूज कर सकें। क्लियर है? लॉन्ग टर्म, उसको तुरंत नहीं बेचते हम लोग ना। जो करंट एसेट होती है उसको हम लोग खरीदते हैं, उसको 1 साल के अंदर बेच के क्या करते हैं, कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। मगर जो नॉन करंट एसेट होती है उसको हम लोग परचेज तो करते हैं, एक्वायर करते हैं। एक्वायर मतलब क्या होता है, परचेज, यानी उसको हम लोग परचेज तो कर रहे हैं मगर साल भर के अंदर नहीं बेच रहे हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, 1 साल के बाद बेचते हैं। क्लियर है? यानी फिक्स एसेट क्या होती है, दोज एसेट विच आर एक्वायर्ड नॉट विथ इन पर्पस टू रीसेल, यानी उसको बेचने के पर्पस नहीं खरीदते हैं। ठीक, ऑपरेशन एंड इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, और इसको हम लोग इसलिए खरीदते हैं ताकि हमारे बिजनेस की जो अर्निंग कैपेसिटी है वो बढ़ सके। जैसे मान लीजिए कि मैंने मशीन खरीदी, मेरी फैक्ट्री चल रही थी, मैंने एक मशीन खरीदी, तो आप सबको पता है कि मैं मशीन खरीदूंगा, क्या मैं मशीन तुरंत 1 साल के अंदर बेच सकता हूँ क्या? नहीं, मशीन कम से कम 1 साल से ज्यादा तो यूज करूंगा ही ना, इतना तो अंडरस्टूड है। क्लियर है? जब मैंने मशीन अपनी फैक्ट्री की खरीदी, 1 साल से ज्यादा यूज करूंगा, और मैंने फैक्ट्री मशीन इसलिए खरीदी ताकि मैं जो सामान बना रहा था फैक्ट्री के अंदर वो और ज्यादा बना सकूं। यानी एक मशीन मैंने एक्स्ट्रा लगा दी ताकि क्या करूं, मैं और कमाई कर सकूं ना, सामान और ज्यादा बनाऊंगा तो और ज्यादा अर्निंग करूंगा। क्लियर है? तो यानी जो एसेट को हम लोग परचेस करते हैं ताकि हमारी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए, बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए, और उसको लॉन्ग टर्म यूज करते हैं। क्लियर? उसको बेचने के पर्पस नहीं खरीदते हैं, उसको लॉन्ग टर्म यूज के लिए खरीदते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट बोलते हैं और नॉन करंट एसेट बोलते हैं। क्लियर है? इसके एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे क्या हो गया, लैंड हो गया, क्या आप जमीन खरीदते हैं, क्या तुरंत 1 साल के अंदर बेच देते हैं क्या? आप जमीन इसलिए खरीदते हैं ताकि फ्यूचर में और रेट बढ़े ना, कम से कम मतलब कि 1 साल के बाद ही बेचते हैं। क्लियर है? बिल्डिंग, क्या आप बिल्डिंग डेली खरीदते बेचते हैं क्या? नहीं। मशीन, क्या मशीन एक बार खरीदते हैं क्या उसको तुरंत बेच देते हैं क्या? नहीं, उसको कुछ साल तक यूज करते हैं ना। कंप्यूटर, क्या कंप्यूटर तुरंत खरीदने के बाद बेच देते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये क्या होगी, जो चीज हम लोग खरीदते हैं और 1 साल से ज्यादा यूज करते हैं उसके बाद ही हम लोग बेचते वगैरह हैं। क्लियर है? उस एसेट को हम लोग क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट बोलते हैं। यानी कि जो एसेट को हम लोग किस पर्पज खरीदते हैं, ताकि बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी क्या हो जाए, बढ़ जाए ना। बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए खरीदते हैं और उसको लॉन्ग टाइम यूज करते हैं, तुरंत नहीं बेचते हैं। क्लियर? वैसी एसेट को क्या बोलते हैं हम लोग, फिक्स एसेट बोलते हैं। जैसे व्हीकल्स, हम लोग कोई गाड़ी वगैरह खरीदी, क्या तुरंत बेचते हैं क्या?
नहीं, कुछ साल तक बिजनेस में यूज करते हैं, बाद में पुरानी होने लगती है तब बेचते हैं, मगर एक साल के अंदर नहीं बेचते ना। फर्नीचर क्या आप खरीदते हैं एक साल के अंदर बेच देते हैं क्या? नहीं ना। तो यानी ये सब किसके अंदर आ गई, हमारी फिक्स एसेट के अंदर आ गई। गॉट इट। अब ये जो फिक्स एसेट होती है, फिक्स एसेट भी हमारी दो पार्ट में डिवाइड है। क्लियर है? जो हमारी फिक्स एसेट होती है यानी लॉन्ग टर्म जो एसेट होती है हमारी, वो भी हमारी क्या है, दो पार्ट में डिवाइड है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। क्लियर है? टेंजिबल एसेट की बात करते हैं, वो सारी फिक्स एसेट ना, वो सारी लॉन्ग टर्म एसेट जिसको हम लोग छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं ना, वो कौन से एसेट हो गए, टेंजिबल हो गए। जैसे हम लोग फर्नीचर की बात करते हैं, मशीनरी की बात कर सकते हैं, उसको हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो किसके अंदर आ गया, हमारा टेंजिबल एसेट के अंदर आ गया ना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि बिल्डिंग हो गई, लैंड हो गई, मशीनरी हो गई, कंप्यूटर हो गया, फर्नीचर हो गया, गुड्स। गुड्स मतलब क्या हो गया, सामान ना, ये सब हम लोग छू के देख सकते हैं ना। क्लियर है? तो ये सब क्या हो गया, हमारा टेंजिबल एसेट हो गया। क्लियर है? अगर हम लोग इनटेंजिबल एसेट की बात करते हैं, तो इनटेंजिबल एसेट हमारा वो एसेट होता है कि ये एसेट तो होता है मगर वो हमको दिखाई भी नहीं देता। क्लियर है? जैसे क्या हो गया, हमारा गुडविल। क्लियर है? जैसे एक फर्म की रेपुटेशन होती है। जैसे मान लो मेरा बिजनेस चल रहा था, ठीक, मैं अपने बिजनेस को क्या करना चाहता हूँ, आपको बेचना चाहता हूँ। क्लियर है? और बहुत ज्यादा महंगा बेच रहा हूँ, मतलब कि आपसे पैसा ले रहा हूँ, तो आप जो मुझे मेरे बिजनेस का पैसा दे रहे हैं ना, यानी मेरा बिजनेस बहुत पॉपुलर था। क्लियर है? मेरा बिजनेस बहुत पॉपुलर था। उसका उस बिजनेस की जगह पे आप अपनी दुकान खोल रहे हैं, तो यानी क्या हो गया, आप मुझे एक अमाउंट देंगे जिसको बोलते हैं गुडविल बोलते हैं। क्लियर? जब हम लोग क्या कहते हैं, किसी फर्म की रेपुटेशन का यूज करते हैं, जब हम लोग किसी फर्म की रेपुटेशन का यूज करते हैं या फिर किसी फर्म की रेपुटेशन के नाम पे पैसा देते हैं ना, फर्म की रेपुटेशन के नाम पे पैसा देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। यानी कि जब आप बिजनेस की एक रेपुटेशन बनती है ना, बिजनेस की जितनी ज्यादा रेपुटेशन बनती है वो उतना बिजनेस को फायदा होता है। यानी उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मनी के टर्म में वैल्यू कर सकते हैं। क्लियर है? तो यानी उसी को क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। तो यानी इंटेंजिबल एसेट है ना, उसको कोई देख सकता है क्या, उसको कोई टच कर सकता है, नहीं कर सकता ना। तो यानी इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं, गुडविल। गुडविल की मतलब, गुडविल की बात बोले तो गुडविल को क्या बोलते हैं हम लोग, रेपुटेशन ऑफ फर्म। यानी एक फर्म की क्या होती है, रेपुटेशन। रेपुटेशन ऑफ फर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग गुडविल बोलते हैं। गॉट इट। अब हम लोग रिसिप्ट की बात करते हैं। ठीक, रिसिप्ट मतलब क्या होता है, जो अमाउंट को हम लोग रिसीव करते हैं सेल करने पे, जब हम लोग कोई सामान को सेल करते हैं या कोई सर्विस को सेल करते हैं, तो उसका जो रिसिप्ट मिलती है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो उसके बदले मुझे जो फीस मिलेगी वो क्या होगी, रिसिप्ट होगी। जो अमाउंट मैंने रिसीव किया है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिसिप्ट बोलते हैं। और ये रिसिप्ट क्या होती है, दो टाइप्स की होती है। क्लियर है? जो ये रिसिप्ट होती है दो टाइप्स की होती है, एक कैपिटल रिसिप्ट होती है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। क्लियर है? जो कैपिटल रिसिप्ट की बात करते हैं, तो कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, द 2 मिनट। ठीक, यानी हम लोग जो रिसिप्ट की बात करते हैं, जो हम लोग अमाउंट रिसीव कर रहे हैं ना, ये दो पार्ट में होता है, एक कैपिटल रिसिप्ट होती है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। अब कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, कैपिटल रिसिप्ट की बात करते हैं, इट इज द अमाउंट रिसीव फॉर सेलिंग एसेट। यानी कि जब हम लोग कोई संपत्ति बेचते हैं उसके बदले जो हमको पैसा मिलता है ना, जब हम लोग कोई फिक्स एसेट को बेचते हैं उसके बदले जो पैसा मिलता है हमको, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। क्लियर है? जैसे क्या हो गया, सेल ऑफ मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया। क्लियर है? और रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, रिसिप्ट ऑन द अकाउंट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। यानी कि जैसे मान लो मैंने नॉर्मल सेल करी, मेरा बिजनेस क्या था, कैलकुलेटर बेचने का। मेरा बिजनेस क्या था, कैलकुलेटर बेचने का। ठीक, अब मेरा बिजनेस, मेरा काम ही कैलकुलेटर बेचना, तो मैं कैलकुलेटर बेचने से जो पैसा मुझे मिल रहा है ना, बिजनेस जो मेरा कैलकुलेटर, मेरा कैलकुलेटर वाला जो बिजनेस था, कैलकुलेटर बेचने से जो मुझे पैसा मिल रहा है, ठीक, उसको क्या, वो जो पैसा आ रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये मेरा नॉर्मल बिजनेस था ना, नॉर्मल बिजनेस की एक्टिविटी करने से जो पैसा हमको रिसीव हो रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं। क्लियर है? मगर जो हम लोग बिजनेस की कोई संपत्ति बेच दिया, मान लो मेरे यहाँ क्या की, मेरे यहाँ कंप्यूटर रखा हुआ था, मेरे बिजनेस में कंप्यूटर का यूज हो रहा था, अब वो क्या हो रहा है, पुराना हो गया, अब मुझे नया कंप्यूटर रखना है। क्लियर? तो मैं क्या करूंगा, पुराना कंप्यूटर बेच दिया, अब उससे जो पैसा आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे। क्लियर? जब बिजनेस के एसेट को हम लोग बेचते हैं उससे जो पैसा आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। मगर जब हम लोग बिजनेस का जो नॉर्मल एक्टिविटी होती है ना, मेरा बिजनेस कैलकुलेटर बेचने का ही था, तो मैं कैलकुलेटर बेच रहा हूँ और कैलकुलेटर बेचने से जो पैसा आ रहा है वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो रही है। क्लियर है? यानी बिजनेस की नॉर्मल इनकम को हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट बोलते हैं, और बिजनेस को जो हम लोग एसेट बेच के, बिजनेस की एसेट बेच के जो पैसा आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसिप्ट बोलते हैं। ये डिफरेंस क्रिएट करिए। अब हम लोग बात करते हैं एक्सपेंडिचर क्या होता है। ठीक, अगर हम लोग एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, तो जो खर्चे बिजनेस करने वाला है ना, बिजनेस किया नहीं है, जो बिजनेस खर्चे करने के लिए प्लान कर रहा है,
क्लियर है? उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्लियर है? यानी हम लोग एक्सपेंडिचर बात करते हैं। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंड ऑन लायबिलिटी इनकम टू गेट द गुड्स और एसेट और सर्विस, यानी कि हम लोग कोई गुड्स को खरीदने के लिए या कोई एसेट को खरीदने के लिए या कोई सर्विसेज के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, यानी पैसे को एक्सपेंस करने जा रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक, और ये एक्सपेंडिचर हमारा क्या होता है? ये एक्सपेंडिचर भी हमारा क्या होता है? दो पार्ट में होता है। ठीक, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, ये वो एक्सपेंडिचर होता है, ठीक, ये वो एक्सपेंडिचर होता है जब हम लोग पैसे को खर्च करते हैं, यानी जो हम लोग एक्सपेंस करते हैं किसी एसेट को खरीदने के लिए। यानी मान लो मेरे बिजनेस में क्या कहते हैं, कंप्यूटर जरूरत थी, मैं कंप्यूटर को खरीदने के लिए जो पैसा खर्च कर रहा हूं, वो कौन से एक्सपेंडिचर? हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्लियर है? जब हम लोग बिजनेस कोई एसेट को परचेस करते हैं, क्लियर है, जो बिजनेस में जब हम लोग कोई एसेट को परचेस करते हैं उस पे जो खर्चा करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। मगर जब हम लोग बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी के लिए हम लोग क्या करते हैं? खर्चा करते हैं। मान लो मेरा कैलकुलेटर का बिजनेस था, ठीक, मेरा कैलकुलेटर का बिजनेस था, तो यानी मेरे यहाँ दुकान में पूरा कैलकुलेटर खत्म हो गया, अब मुझे नया कैलकुलेटर तो लाना पड़ेगा दुकान में ना बेचने के लिए, तो मैं नया कैलकुलेटर लाने के लिए जो पैसा खर्च किया वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि वो मेरी बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी का खर्चा है ना। जो बिजनेस की नॉर्मल एक्टिविटी का खर्चा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। मगर जो बिजनेस के एसेट को परचेस करने के लिए जो हमारा खर्चा होता है उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्लियर है? ठीक, यानी कि रिसिप्ट एक्सपेंडिचर, रिसिप्ट मतलब क्या होता है? बिजनेस की इनकम, और एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? बिजनेस के जो खर्चे करने वाले हैं। क्लियर है? बिजनेस की हम लोग रिसिप्ट की बात करते हैं तो रिसिप्ट में भी हमने पढ़ा था ना, बिजनेस की रिसिप्ट में हम लोग अभी ऊपर हम लोग क्या पढ़ा था? बिजनेस की रिसिप्ट में कैपिटल रिसिप्ट होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट होती है। जब हम लोग एसेट को बेच के, हम लोग वहां पे एसेट को बेचने की बात कर रहे थे ना, बिजनेस के एसेट को बेच के जो पैसा आता है कैपिटल रिसिप्ट होता है ना, और बिजनेस के एसेट को खरीदते समय जो खर्चा करते हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। क्लियर? ये डिफरेंस क्रिएट किया रहेगा कि रिसिप्ट अलग होता है, एक्सपेंडिचर अलग होता है। ठीक, और दोनों क्या होता है? सेम जैसे होते हैं। उसमें हम लोग क्या करते हैं? वहां पे हमारी इनकम होती है, बेच के पैसा आता है रिसिप्ट में ना, एक्सपेंडिचर में क्या होता है? पैसा बिजनेस से जाता है। समझ आ रही बात ना? और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखिए यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बात करते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो बिजनेस के डेली यूज के लिए जो खर्चा करते हैं ना, यानी बिजनेस के स्टॉक भरना, हमको बिजनेस, मेरे स्टॉक खत्म हो गया था, कैलकुलेटर दुकान थी मेरी, कैलकुलेटर पूरा खत्म हो गया, अब मुझे नया कैलकुलेटर तो लाना पड़ेगा ना ताकि मैं आगे कस्टमर के बेच सकूं, तो यानी उसके लिए जो खर्चा कर रहा हूं मैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं एक्सपेंस क्या होता है। क्लियर है? अगर हम लोग बात करते हैं एक्सपेंस क्या होता है, तो ये क्या होता है? कॉस्ट, यानी एक्सपेंस मतलब क्या होता है? जो खर्चे कर दिए हैं, और एक्सपेंडिचर मतलब क्या होता है? जो खर्चे करने वाले हैं ना। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जो खर्चे हम लोग करने वाले हैं, और एक्सपेंस का मतलब क्या होता है? जो खर्चे हम लोग कर दिए। क्लियर है? तो इट इज द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, यानी कि जो खर्चा हम लोग किस लिए करते हैं? ताकि हमारी फ्यूचर में इनकम हो ना। जैसे हम लोग क्या किया, वेजेस, लेबर को हम लोग वेजेस देते हैं, लेबर हमारे यहाँ आता है काम करने, ठीक, तो लेबर को हम लोग पैसा इसलिए देते हैं ताकि लेबर हमारे यहाँ काम करे और हमारे यहाँ सामान बने, और फ्यूचर में हमको बेचने पे पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसलिए तो हम लोग छोटा सा खर्चा करते हैं। ये बताओ, हम लोग वेजेस देंगे नहीं लेबर को, तो लेबर हमारे यहाँ काम करेगा क्या? जब लेबर हमारे यहाँ काम नहीं करेगा तो कोई गुड्स बनेगा नहीं, जब कोई गुड्स बनेगा नहीं फैक्ट्री में, तो मार्केट से पैसा आएगा ही नहीं हमारे पास। क्लियर है? तो यानी कि हमको बड़ा इनकम कमाने के लिए छोटे से खर्चे करने पड़ते हैं कि नहीं करने पड़ते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? एक्सपेंस बोलते हैं। जैसे रेंट ना, मैंने कोचिंग खोली थी, तो ये बताओ, जब मैं खर्चा पहले करूंगा नहीं, रेंट दूंगा ही नहीं, तो बच्चे आएंगे नहीं, जब बच्चे आएंगे नहीं तो मुझे फ्यूचर में इनकम होगी क्या? नहीं होगी ना। यानी फ्यूचर में इनकम के लिए हम लोग क्या किए? पहले छोटा सा खर्चा करते हैं, रेंट दिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल। क्लियर है? मान लो मेरी फैक्ट्री है, मैंने इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल दूंगा तभी तो मशीन चलेगी, मशीन चलेगी तभी तो मेरी प्रोडक्शन होगी, और प्रोडक्शन होगी तभी तो मैं पैसा कमाऊंगा ना। तो यानी कि पैसे कमाने के लिए मुझे थोड़ा सा खर्चा तो करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया। क्लियर है? अब ये एक्सपेंस की बात करते हैं, तो ये एक्सपेंस 4 टाइप्स के होते हैं। ये एक्सपेंस कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। एक प्रीपेड एक्सपेंस होता है, नेक्स्ट हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होता है, डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। क्लियर है? तो यानी अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है ना, जो खर्चा हम लोग एडवांस में कर देते हैं। क्लियर है? जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, मेरा फैक्ट्री था, मेरी फैक्ट्री थी, तो मुझे पता कि यार मेरे यहाँ रॉ मटेरियल की कभी कमी नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे यहाँ मान लो कच्चा माल ही नहीं है तो सामान आगे बन पाएगा क्या? नहीं बन पाएगा। तो इसलिए मैं क्या किया, मैंने एडवांस में
मैंने एडवांस में मैंने क्या किया, पार्टी को दे दिया पैसा कि भाई मेरे यहाँ रॉ मटेरियल की सप्लाई कंटिन्यू करते रहना। जैसे आपका घर बनता है ना, एडवांस में पैसा देके चले आते हैं कि भाई वो कभी ईटा बालू कभी कम ना पड़े, है ना। कभी भी भाई मैन्युफैक्चरिंग करते समय, यानी मेरा घर बनना है, रुकावट बीच में रुक ना जाए। क्यों? क्योंकि हमारे पास मटेरियल नहीं था, तो हम लोग क्या करते हैं, मटेरियल वाले को एडवांस में सामान दे वो पैसा दे देते हैं, ताकि कि वो सप्लाई कर दे कम होने पे। क्लियर? वो सप्लाई धीरे धीरे करते जाता है। क्लियर है? तो यानी क्या, और हम लोग पैसे उसको एडवांस में दे दिए हैं, तो वो कैसा खर्चा हो गया, हमारा प्रीपेड एक्सपेंस हो गया। यानी उसको हम लोग एडवांस में पैसा दे दिए हैं। क्लियर है? अब बाद में वो हमको सामान देगा कि नहीं देगा। क्लियर है? उसको हम लोग एडवांस में इसलिए पैसा दे दिए हैं ताकि भाई वो हमारा ऑर्डर लिखा रहे, कल को जब हमारे यहाँ जरूरत पड़ती है अचानक से, तो वो हमारा ऑर्डर लिया रहे और हमको तुरंत सप्लाई कर दें। क्लियर है? इसको क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस। जो एक्सपेंस हम लोग क्या करते हैं, एडवांस में कर देते हैं। लिखा नहीं है पेड इन एडवांस, हम लोग क्या करते हैं, एडवांस पे कर देते हैं, और बेनिफिट जो उसका होता है हमको क्या मिलता है, बाद में मिलता है। ठीक, जैसे एडवांस रेंट होता नहीं है कि आपको पता है कि आपको, जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैं कहीं रह रहा हूँ रेंट पे, ठीक, हम लोग क्या करते हैं, अगले महीने का भी एडवांस में रेंट दे देते हैं, ताकि कि हमको ये मकान मालिक अगले महीने, जब मैंने एडवांस में दे दिया तो अगले महीने मुझे निकाल नहीं सकता है, क्योंकि मैंने तो एडवांस दे रखा है ना रेंट का उसको। क्लियर? मतलब एडवांस रेंट दे रखा है। तो यानी यही बोल रहा है कि जब हम लोग कोई अगले महीने का किराया भी मैंने अभी दे दिया मकान मालिक को, तो यानी खर्चा तो मेरा अगले महीने का था ना, मगर मैंने अभी कर दिया खर्चा, एडवांस खर्चा किया कि नहीं किया। क्लियर है? उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं। जैसे स्कूल के एडवांस फीस होता नहीं स्कूल में, कि अगले महीने, अगले 2 महीने की भी फीस इसी महीने ले लिया मैं। ठीक, यानी कि जैसे होता है ना, जून जुलाई अगस्त की फीस एक साथ ले ली जाती है 3 महीने की, कई सारे स्कूल में। तो क्या हो गया, एडवांस स्कूल फीस हुआ, तो ये क्या हो गया, हमारा प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, यानी ये एडवांस एक्सपेंस हो गया। क्लियर है? अब हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोलते हैं, यानी खर्चा तो हो गया, अभी हमने पैसा नहीं दिया। क्लियर है? खर्चा तो हो गया, यानी ऐसे समझिए, इट इज एन एक्सपेंस that has not been paid but the benefit thereof has already been availed। और एग्जांपल, जैसे मैंने ये ऐसे समझिए ना, मैंने रेंट पे मैं रह रहा हूँ, मेरा महीना भी पूरा हो गया और मैं बेनिफिट भी ले लिया, मगर मैंने अभी किराया नहीं दिया। ये क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया ना। यानी मैं पूरा मंथ रह लिया, ठीक, और अभी मैंने किराया नहीं दिया, यानी कि मैंने क्या किया, बेनिफिट ले लिया मगर खर्चा नहीं किया। क्लियर है? यानी कि अगर हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस में क्या होता है, यहाँ पे हम लोग बेनिफिट बेनिफिट हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पहले ले लेते हैं, बेनिफिट पहले ले लेते हैं, और एक्सपेंस बाद में करते हैं ना। पहले बेनिफिट ले लेते हैं। क्लियर है? और नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे क्या होता है, 2 सेकंड, यहाँ पे पहले पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंस कर देते हैं। ठीक, पहले एक्सपेंस करते हैं, बाद में बेनिफिट लेते हैं। क्लियर है? तभी तो हम लोग एडवांस पैसा दिए हैं। हम लोग क्या करते हैं, पहले पैसा दे देते हैं, बाद में बेनिफिट लेते हैं। क्लियर है? यहाँ पे क्या होता है, हम लोग यहाँ पे हम लोग बेनिफिट ले लेते हैं मगर पैसा बाद में देते हैं। क्लियर है? तो यहाँ क्या करते हैं, बेनिफिट फर्स्ट, यानी कि पहले बेनिफिट ले लेते हैं, फिर देन एक्सपेंस करते हैं। क्लियर है? यहाँ पे हम लोग बेनिफिट पहले लेते हैं, एक्सपेंस बाद में करते हैं ना। जैसे मैंने क्या किया, मैं पूरा महीना रह लिया ना, मैंने रेंट पे रहता तो मैं पूरा महीना रह लिया, अभी किराया मैंने क्या किया, उसको दिया नहीं, रेंट दिया नहीं। क्लियर है? ये कैसा एक्सपेंस हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। ऐसे समझिए ना, आप पूरे साल पढ़ लिए मगर स्कूल की फीस नहीं दिए, तो ये कैसा हो गया, आपके लिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया। क्यों? क्योंकि आपको ये तो खर्चा करना है ना, अभी अभी आपने खर्चा, आपके मतलब खर्चा हो जाना चाहिए, आपने दिया नहीं अभी खर्चा। क्लियर है? आप हम लोग बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं किसकी, डायरेक्ट एक्सपेंस की। तो डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे वो एक्सपेंस होते हैं जो कि जब प्रोडक्ट कोई भी गुड्स हम लोग बनाते हैं, उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है कॉस्ट ना। जैसे मान लो फैक्ट्री में मेरे कोई सामान बना, यानी मान लीजिए बिस्किट बन रहा है। क्लियर है? मेरी फैक्ट्री में बिस्किट बन रहा था, तो यानी कि इस बिस्किट में जो जो कॉस्ट हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं ना, जो जो कॉस्ट इस बिस्किट में जोड़ी गई है, वो सब कौन से खर्चे होते हैं, हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। यानी कि वो सारे खर्चे जो हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि एक बिस्किट में कितने मटेरियल लगे हैं। क्लियर है? जैसे हमको पता चल सकता है ना कि एक एक पैकेट बिस्किट बनाने में कितना मटेरियल लगा है। क्लियर है? तो उस हिसाब से हम लोग कॉस्ट जोड़ते नहीं जोड़ते हैं। तो यानी कि जो कॉस्ट को हम लोग पर
हेड के हिसाब से जोड़ सकते हैं ना। जो कॉस्ट को हम लोग पर हेड के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं वो कैसा एक्सपेंस होता है, हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। और जो कॉस्ट को हम लोग पर हेड के हिसाब से नहीं जोड़ सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। यानी कि मान लो बिस्किट है, ठीक है, अब ये बताइए बिस्किट में हम लोग यहाँ पे जोड़ सकते हैं ना फैक्ट्री के जितने भी खर्चे हैं, हम लोग जोड़ सकते हैं ना पर हेड के हिसाब से कितने खर्चे हुए हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। यानी फैक्ट्री के सारे खर्चे, यानी फैक्ट्री में जो सारे खर्चे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से लेके, लेबर से लेके, रॉ मटेरियल से लेके जितने खर्चे होते हैं वो सब चीजें जोड़ के ही तो हम लोग एक गुड्स की प्राइस यानी एक सामान की प्राइस डिसाइड करते हैं। यानी एक सामान बनने में कितनी कीमत लगी उसको कैलकुलेट करते हैं, नहीं करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। क्लियर है। मगर हम लोग यही बात करते हैं, जैसे यहाँ पे आप ये देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंस आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। यानी क्या होता है, ये ऐसा खर्चा होता है जो डायरेक्ट जो हमारा गुड्स बना रहता है फैक्ट्री में उससे रिलेटेड होता है। यानी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस मटेरियल, जैसे एक बिस्किट है उसमें कितनी कॉस्ट लगी होगी, कितना रॉ मटेरियल लगा होगा, कितना लेबर का चार्ज लगा होगा, हम लोग उसमें जोड़ देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं ना। यानी इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और कुछ खर्चे होते हैं जिसको हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते कितना इस चीज में लगा है। क्लियर है। उसको हम लोग इनडायरेक्ट बोलते हैं। ठीक, जैसे आप देखिए यहाँ पे वेजेस ना, फैक्ट्री रेंट, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, फ्यूल, यानी ये समझ लीजिए फैक्ट्री के जितने भी खर्चे होते हैं ना, फैक्ट्री के जितने भी खर्चे होते हैं वो सब किस में इन्वॉल्व होते हैं, हमारे एक गुड्स में लगता है। जब एक पार्ले जी बिस्किट बन के आता है तो उसमें सारी कॉस्ट जोड़ी गई है कि क्या कितना रॉ मटेरियल लगा है, कितना लेबर लगा है, सारी चीज जोड़ के ही वो बिस्किट बनाया जाता है। और इस हिसाब से प्राइस डिसाइड किया जाता है ताकि उनकी कॉस्ट, उनका जो खर्चा है वो निकल जाए और उनका प्रॉफिट भी आ जाए। क्लियर। हर एक चीज जोड़ी जाती है और जो सारी चीजें जोड़ी जाती है एक गुड्स के अंदर यानी एक सामान के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं ना। यानी फैक्ट्री में जो वेजेस, लेबर काम कर रहा है ना, क्लियर है, हम लोग जोड़ सकते हैं ना कि कितने लेबर लगे थे, और हर गुड्स के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं फैक्ट्री का कितना रेंट था ना, मटेरियल कितने पड़ा। जैसे होता नहीं है, कहीं आप सामान लेने जाते हैं तो बोलता है कि दुकान वाला बोलता है कि भाई इतने का, इससे ज्यादा तो सामान महंगा हो गया। जैसे होता नहीं, समोसे का रेट महंगा हो जाता है तो बताते हैं मैदा महंगा हो गया है, आलू महंगा हो गया। क्यों? क्योंकि वो लोग जो मैदा होता है रॉ मटेरियल, और आलू जो रॉ मटेरियल होता है उसकी कॉस्ट बढ़ती है ना, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने समोसे की भी प्राइस क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। क्लियर है। तो यानी जो आलू हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, वो क्या हो गया, उनका डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी कॉस्ट वो लोग क्या कर सकते हैं, हर एक समोसे के हिसाब से जोड़ सकते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। मगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है उसको हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। के लिए वो खर्चा तो कर देते हैं, वो खर्चा हम लोग किसी एक गुड्स के लिए नहीं करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस जो होता है वो हम लोग एक गुड्स के ऊपर कितना खर्चा किए हैं उसको बोलते हैं। मगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो होता है, एक गुड्स के ऊपर कितना खर्चा किया उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है वो हम लोग क्या करते हैं, पूरे गुड्स के लिए करते हैं। मान लो मैंने एडवर्टीजमेंट कराया, क्लियर है, मैंने, मेरी कोचिंग चलती थी, मैंने क्या किया, एक एडवर्टीजमेंट कराया। ठीक, अब क्या, जैसे मैंने मान लिया, ऐसे समझिए कि एग्जांपल देता हूँ, मेरी कोचिंग में जितने बच्चे बैठे हैं, मैं हर बच्चे को कितना नोट्स दे रहा हूँ ना, मैंने प्रिंट करा के नोट्स दी हर बच्चे को, तो यानी मैं जोड़ सकता हूँ ना कि हर बच्चे के ऊपर प्रिंटिंग कॉस्ट कितनी आई होगी मेरी। जोड़ सकता हूँ, नहीं जोड़ सकता? अगर मैं हर एक बच्चे के ऊपर कितनी प्रिंटिंग कॉस्ट आई है उसको मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, डायरेक्ट एक्सपेंस बोलूंगा। क्लियर है। मगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, मान लो मैंने अपनी कोचिंग का एडवर्टीजमेंट कराया था ना, कोचिंग का एडवर्टीजमेंट कराया था, अब बताओ मैं एडवर्टीजमेंट का पैसा क्या हर बच्चे के हिसाब से जोड़ सकता हूँ क्या? नहीं जोड़ सकता। क्लियर है। तो यानी कि जो खर्चा हम लोग सारे पूरे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। मगर जब हम लोग किसी एक गुड्स के लिए करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। क्लियर है। जैसे मैंने मान लो सैलरी, मेरे यहाँ ऑफिस में सैलरी दिया एम्प्लॉयज को, क्लियर है, अब वो उस एम्प्लॉयज की सैलरी क्या मैं एक गुड्स के हिसाब से जोड़ सकता हूँ क्या? नहीं जोड़ सकता ना। मगर हाँ, वेजेस में जोड़ सकता हूँ, मगर सैलरी नहीं जोड़ सकता। टेलीफोन बिल ना, टेलीफोन बिल को क्या हम लोग वो किसी मटेरियल में जोड़ सकते हैं क्या, कि भाई मैं ये कैलकुलेटर बनाया, इसमें मैं टेलीफोन का कॉस्ट भी जोड़ूंगा? क्यों जोड़ूंगा? मैं तो इसमें से मटेरियल को जोड़ सकता हूँ, लेबर कॉस्ट जोड़ सकता हूँ ना, और कोई कॉस्ट जोड़ सकता हूँ क्या? नहीं जोड़ सकता। क्लियर है। क्या मैं इसमें टेलीफोन कॉस्ट जोड़ सकता हूँ क्या? किसी महीने मैंने ज्यादा बात कर लिया तो क्या मैं कैलकुलेटर महंगा बेचूंगा क्या? नहीं ना। इसलिए बोलते हैं जो कॉस्ट को हम लोग किसी प्रोडक्ट में जोड़ नहीं सकते उसको इनडायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। जैसे हमारे क्या हो गया, स्टेशनरी ना, मैंने क्या किया, हिसाब के लिए पेन, किताब, पेंसिल ये सब खरीदा, तो क्या मैं इसकी कॉस्ट भी अपने गुड्स में जोड़ूंगा क्या? नहीं जोड़ूंगा। क्लियर है। इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इनकम। ठीक, इनकम की बात करते हैं। जो इनकम क्या होता है, हम जो बिजनेस के पास जो पैसा आता है, क्लियर है, यानी हम लोग इनकम की बात करते हैं। इनकम क्या होता है, इनकम मीन्स प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी क्या होता है, इनकम क्या होता है, प्रॉफिट होता है जो ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, बिजनेस कमाता है। क्लियर है। यानी हम लोग इनकम की बात करते हैं। ये मान लो आपकी शॉप थी, आपने क्या किया, 2000 का शूज बेचा। क्लियर है। आपने 2000 का शूज बेचा किसको, ए को ना, ए नाम का कोई पर्सन था, आपने 2000 का शूज उसको बेच दिया। अब ये बताओ जो 2000 रुपये आप रिसीव किए हैं,
आप जो 2,000 रुपये रिसीव किए वो आपकी इनकम हो गई। तो क्या आप ये बताइए, क्या 2,000 आपका प्रॉफिट हुआ क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने शूज कहीं से खरीदा होगा ना। क्लियर है? जब आपने कहीं शूज खरीदा होगा, उसकी खर्चे को आप माइनस, जितनी जितनी खरीद होगी, खरीद को माइनस करने के बाद जो आपके पास जो बचेगा, उसी को तो प्रॉफिट बोलते हैं ना। तो यही बोल रहा है, इनकम का मतलब क्या होता है? जो आपके खर्चे होते हैं। क्लियर है? यही बोल रहा है, ठीक। इनकम वाली जो आपकी इनकम आ रही है, अब वो जो इनकम आ रही है, वो जरूरी नहीं है कि मतलब कि आपका पूरा वो ओवरऑल प्रॉफिट, यानी आप ये समझिए 2,000 का जो आपने सामान बेचा था। क्लियर है? 2,000 का जो सामान आपने बेचा था मार्केट में, तो जो 2,000 आपका बिजनेस ने रिसीव किया, क्या 2,000 रुपये आपका प्रॉफिट हुआ क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि आपने शूज तो खरीदा ही होगा ना, कितने का? कहीं से शूज खरीदा होगा, उतना माइनस करेंगे पैसा, उसके बाद जो पैसा बचेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रॉफिट बोलेंगे। क्लियर है? यानी कि एक पार्ले जी बिस्किट हम लोग 10 रुपए के पैकेट खरीदते हैं, ठीक। एक पार्ले जी की बिस्किट की पैकेट 10 रुपए की मिलती है, तो क्या 10 रुपए प्रॉफिट होगा क्या पार्ले जी वालों का? नहीं। उसमें से कुछ उनकी कॉस्ट लगी होगी, नहीं लगेगी, तो वो कॉस्ट को माइनस कर लेंगे, उसके बाद जो उनका मार्जिन बचेगा वही उनका क्या होगा? प्रॉफिट होगा। गॉट इट? क्लियर है? अब परचेज की बात करते हैं। परचेज क्या होता है? जब कोई सामान को हम लोग क्या करते हैं, दिस टर्म इज यूज्ड फॉर परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, यानी सामान खरीदते हैं रीसेल करने पर्पज से। क्लियर है? अब यानी कोई सामान परचेज कर रहे हैं ना हम लोग, बिजनेस कोई सामान परचेज क्यों करता है? मान लो मैंने कैलकुलेटर की दुकान थी, मैं कैलकुलेटर दूसरी दुकान से क्यों खरीद रहा हूँ? ताकि मैं इसको किसी और को बेच सकूँ कि नहीं बेच सकूँ। क्लियर है? यही तो परचेज हुआ हमारा। क्लियर है? अब ये परचेज की बात करते हैं। ये परचेज हमारा दो तरीके का होता है, कैश परचेज होता है, क्रेडिट परचेज होता है। यानी मैं ये बोल सकता हूँ ना, मान लो एक कैलकुलेटर मैंने कहीं और से खरीदा था, मैंने क्या किया, खरीदा और तुरंत उसको पैसा दे दिया, इमीडिएट पेमेंट कर दी, वो कैश परचेज हो गया। मगर मैंने क्या किया, मान लो मैंने ये पर्ची कैलकुलेटर दूसरे जगह से खरीदा और वहां मैंने उसको इमीडिएट पेमेंट नहीं करी, उसको पेमेंट क्या करूंगा मैं? फ्यूचर में करूंगा, उधार में खरीदा, उसको क्या बोलेंगे? क्रेडिट परचेज बोलेंगे। क्लियर है? इसी तरह हमारा सेल्स होता है, ठीक। सेल्स का मतलब क्या होता है? दिस टर्म इज यूज्ड टू सेल्स फॉर गुड दैट आर डील विद बाय द फर्म, यानी जब कोई गुड्स हम लोग दूसरे फर्म को दे रहे हैं, जिससे डील करते हैं, उसको हमने दे दिया, उसके बदले पैसा ले लिया। क्लियर है? अब ये दो टाइप्स के होते हैं सेल्स, कैश सेल होता है, क्रेडिट सेल होता है। जब हम लोग नगद में कोई चीज बेच देते हैं और नगद में पैसा रिसीव कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैश सेल बोलते हैं। जब हम लोग मान लो सामान बेच दिया और किसी को उधार में सामान बेच दिया, अब बाद में फ्यूचर में पेमेंट हमको मिलेगी, उसको क्रेडिट सेल बोलते हैं। यानी जब हम लोग नगद में सामान बेचते हैं कैश सेल, जब हम लोग उधारी में सामान बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं? क्रेडिट सेल बोलते हैं। क्लियर है? अब परचेस रिटर्न क्या होता है? ठीक। अब हम लोग बात करते हैं परचेस रिटर्न की। ठीक। परचेस रिटर्न क्या होता है? जो गुड्स हमने खरीदा, मान लो मैंने खरीदा 200 कैलकुलेटर, मैंने अपनी दुकान में खरीदा, मैंने 200 कैलकुलेटर खरीद के दुकान में रख लिया अपने, ठीक। मान लो जिसमें से मेरा, मैंने क्या किया, 20 कैलकुलेटर रिटर्न कर दिया, 20 कैलकुलेटर रिटर्न कर दिया। क्लियर है? तो यानी जितना सामान हमने खरीदा उसमें से हमने दुकानदार को रिटर्न कर दिया, उसको हम लोग बोलते हैं परचेस रिटर्न। यानी परचेस करने के बाद हम लोग कुछ सामान रिटर्न करते हैं, नहीं करते? आप दुकान से कपड़ा खरीद के लाते हैं, फिर रिटर्न करने आते हैं कपड़े, नहीं, तो वो क्या हो गया? परचेस रिटर्न हो गया। क्लियर है? अब सेल्स रिटर्न की बात करते हैं। जब हम लोग कोई सामान क्या करते हैं, मतलब जो सेल्स करते हैं, हम लोग सामान बेच दिया। क्लियर है? हमने जब कोई सामान बेच दिया, उसके बाद वो जिसको बेचा वो कुछ सामान रिटर्न कर दिया हमको, उसको क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न बोलते हैं। यानी सेल्स करने के बाद कुछ सामान की वापसी जो होती है, उसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं। और परचेस करने के बाद जो कुछ सामान की वापसी हम लोग करते हैं, उसको परचेस रिटर्न बोलते हैं। क्लियर है? जैसे मान लो मैंने क्या किया, जैसे मैंने कैलकुलेटर एग्जाम दिया, मैंने कैलकुलेटर लिया, 200 कैलकुलेटर खरीद कर लाया, 20 कैलकुलेटर की वापसी कर दी मैंने जिससे खरीदा था, तो परचेस रिटर्न हो गया। मान लो मैंने यही कैलकुलेटर किसी और के बेच दिया, अब उस पर्सन ने मुझे कुछ कैलकुलेटर की वापसी कर दी, तो वो मेरे लिए क्या हो गया? सेल्स करने के बाद कुछ सामान बेचने के बाद कुछ सामान मेरा लौट के आ गया वापस से, रिटर्न हुआ, उसको सेल्स रिटर्न बोलते हैं। कभी कभी होता नहीं है, कुछ सामान हम लोग बेचते हैं, कुछ सामान में डिफेक्ट होता है, हम लोग को रिटर्न लेना पड़ जाता है ना। क्लियर है? तो उसको क्या बोलते? सेल्स रिटर्न। जैसे फ्लिपकार्ट से कोई सामान आता है, आप रिटर्न कर देते हैं ना, तो फ्लिपकार्ट के लिए वो सामान कौन सा हो गया? सेल्स रिटर्न हो गया। मगर आपने उस सामान को रिटर्न किया, वो आपके लिए परचेस रिटर्न हो गया। आप कोई सामान परचेस करते हैं, उसके बाद रिटर्न कर देते हैं, परचेस रिटर्न ना। अब फ्लिपकार्ट वो सामान को रिसीव कर, फ्लिपकार्ट ने सामान आपको बेचा था पहले, आपने उसको लौटा दिया, तो वो क्या हो गया? उसके लिए सेल्स रिटर्न हो गया, मगर आपके लिए परचेस रिटर्न हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टॉक क्या होता है। ठीक। स्टॉक की बात करते हैं। स्टॉक हमारा क्या होता है? टेंजिबल एसेट होता है, यानी हमारी दुकान, हमारा जो बिजनेस चल रहा है ना, बिजनेस में जो चीज हम लोग बेच रहे हैं, मेन पर्पज ना, मेरा बिजनेस कैलकुलेटर बेचने का था, तो ये मेरे लिए स्टॉक क्या हो जाएगा? कैलकुलेटर। यानी कि जो सामान मैं बेच रहा हूँ उसी को स्टॉक बोलते हैं। यानी बिजनेस जो डील करता है, जिससे पैसा कमाता है बेच के, उसको क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। ठीक। अब ये कैलकुलेटर मैं छू सकता हूँ, देख सकता हूँ ना, इसलिए टेंजिबल एसेट है। क्लियर है? तो यानी कि इस कैलकुलेटर को मैं अपने बिजनेस में क्यों रखा हूँ? ताकि मैं इसको बेच के पैसा कमा सकूं। क्लियर है? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं।
क्लियर है। अब ये दो तरीके का होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है और क्लोजिंग स्टॉक होता है। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, जब हम लोग बिजनेस के अकाउंटिंग ईयर बिगिनिंग के टाइम पे जो हमारे बिजनेस में रहता है सामान, उसको क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। और साल के क्लोजिंग में, यानी बिजनेस जो अकाउंटिंग ईयर के एंड के टाइम पे जो सामान हमारे पास बचा रह जाता है बिजनेस में, उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। क्लियर है। अब हम लोग डेटर की बात करते हैं। ठीक, डेटर का मतलब क्या होता है, जिस पर्सन को हम लोग उधार में सामान बेचा, जिस पर्सन को हम लोग सामान उधार में बेचा, उसको क्या बोलते हैं, जो पर्सन ने उधार में हमसे सामान खरीद लिया था, उसको क्या बोलेंगे, डेटर बोलेंगे। यानी बोल सकता हूँ, ये एबीसी लिमिटेड मेरा बिजनेस था, हमने उधार में सामान बेचा ए बी सी को, उधार में बेच दिया। ये कौन सी सेल थी हमारी, क्रेडिट सेल थी। क्लियर है, ये हमारी कौन सी सेल थी, क्रेडिट सेल थी। क्लियर है, तो जो एबीसी हमारे हैं, ये क्या हो जाएंगे हमारे बिजनेस के लिए, डेटर हो जाएंगे। क्लियर है। डेटर, डेटर ना, यानी कि फ्यूचर में हमारे पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा, यानी हमको पता है ना, मैंने भाई उसको उधार में सामान दिया है, तो फ्यूचर में मुझे पैसा देगा कि नहीं देगा। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं डेटर हमारे लिए एसेट होती है कि नहीं होती है ना। एसेट का मतलब वही होता है ना, फ्यूचर में हमारे पास पैसा आ सकता है। तो यानी डेटर, हमने उधार में सामान बेचा, फ्यूचर में पैसा देगा नहीं देगा, तो यानी वो हमारे लिए क्या हो गया, डेटर हो गया। और डेटर क्या होता है हमारे लिए, करंट एसेट होता है। करंट एसेट क्यों होता है, क्योंकि हम लोग किसी को सामान बेचेंगे ना, हम लोग किसी को उधार में सामान बेचेंगे तो एक साल के अंदर तो पैसा ले लेते हैं ना, एक साल के अंदर पैसा ले लेते हैं, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हम लोग करंट एसेट बोलते हैं। क्लियर, हम लोग ऊपर पढ़ा था ना, करंट एसेट क्या होता है, जो एसेट के थ्रू हमारी क्या आती है, एक साल के अंदर हमारे क्या होता है, कैश आ जाता है, कन्वर्ट कर लेते हैं कैश में। क्लियर है। अब बिल्स रिसीवेबल की बात करते हैं, यानी जितने डेटर को हमने एबीसी को, जैसे मान लो मैंने एबीसी, क्या है हमारे डेटर है, अब इनसे जिस डेट पे हमारे एक डेट के अंदर जब पैसा आएगा, जिस दिन हम लोग इनसे पैसा रिसीव करेंगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिल रिसीवेबल बोलते हैं। क्लियर है। जिस दिन मान ले एबीसी को मैंने उधार में सामान बेचा था, फ्यूचर में पैसा तो देंगे ना, कि कोई डेट हमारा डिसाइड हुआ ही होगा, उसने बोला कि 1 महीने बाद आपको पैसा दे देंगे, तो जो 1 महीने बाद वो जब पैसा देंगे, तो जिस डेट को पैसा देंगे उसको हम लोग जहां रिकॉर्ड करेंगे, बिल रिसीवेबल होता है। क्लियर है। तो बिल रिसीवेबल मतलब क्या होता है, मींस अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय अ डेटर, द अमाउंट विल रिसीव ऑन अ स्पेसिफिक डेट, यानी कि जिस डेट को पैसा रिसीव, यानी कि मान लो मैंने उधार, बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, वो जब किसी को सामान उधार में देते हैं तो उनसे एक बिल लिखवा लेते हैं। क्लियर, उनसे एक बिल लिखवा लेते हैं, उसमें पर्टिकुलर डेट लिखवा देते हैं और उनसे साइन करा लेते हैं कि आप इसी डेट को हमको पैसा देंगे कि नहीं देंगे। क्लियर है। तो यानी क्या होता है उसमें, वो एक तरीका क्या होता है, वो बिल्स में एग्रीमेंट बन जाता है, और वो उस जो डेट पे उसने साइन किया है, उस डेट से अगर वो लेट पैसा देता है, तो उस पर क्या होता है, इंटरेस्ट चार्ज होता है। क्लियर है। तो उसी को, यही बिल रिसीवेबल का पार्ट है। क्लियर है। और ट्रेड पेबल क्या होता है, जब हम लोग उधारी में सामान खरीदते हैं। क्लियर है। और क्रेडिटर की बात करते हैं, जिनको, जिनसे उधार में हम लोग सामान क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं। क्लियर। क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, जिस पर्सन से हमारा बिजनेस सामान उधार में खरीद रहा है, वो क्या हो जाता है, हमारे लिए क्रेडिटर्स हो जाता है। क्लियर है। मान लो मैंने क्या किया, मिस्टर ए से सामान उधार में खरीदा था, तो मिस्टर ए जो हमारे बिजनेस के लिए है, वो क्या हो गया, क्रेडिटर्स हो गया। और क्रेडिटर जो होता है हमारे लिए क्या होता है, लाइबिलिटीज होती है। क्लियर है। और बिल्स पेबल भी ऐसी होता है, हमने क्या किया, प्रॉमिस किया एक डेट पे साइन करके, कि मैं इस डेट को आपका क्या करूंगा, पैसा लौट, पैसा आपको पे कर दूंगा, तो वो उसी डेट को क्या बोलते हैं, उस स्पेसिफिक डेट की जो बिल होती है उसको क्या बोलते हैं, बिल्स पेबल होता है। क्लियर है। गुड्स की बात करते हैं, गुड्स आर द फिजिकल आइटम ऑफ ट्रेड, यानी कि जो हम लोग बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस की एक्टिविटी होती है, जो सामान को हम लोग क्या करते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, जिनमें डील करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। क्लियर है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात करते हैं, क्या होता है, द डायरेक्ट कॉस्ट एट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जब एक सामान, एक गुड्स को बनाने में, प्रोडक्शन करने में, क्लियर है, जो डायरेक्ट कॉस्ट लगती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। यानी ये बोल रहा है कि होता नहीं कि एक गुड्स को बनाने में कितनी लागत लगी ना, होता नहीं, जैसे मान लो मैंने क्या किया था, मेरा मेरा बिजनेस है एबीसी। ठीक, मैंने क्या किया, दूसरे बिजनेस से मिस्टर ए से क्या किया, सामान लिया, ठीक, 200 में ना, और मिस्टर बी को बेचा है 250 में। क्लियर है। अब हमको यहाँ पे ये पता है ना कि जो ये 250 का जो गुड्स बेच रहे हैं हम, यह इसकी लागत कितनी थी हमारे लिए, 200, यानी कि 200 हमारी यानी कि हमने जो 250 में इसको गुड्स बेचा है, तो यानी हम लोग बोल सकते हैं ना, मिस्टर जो एबीसी लिमिटेड कंपनी है, उसके लिए 200 रुपये क्या थी, खरीद थी, जो हमारी खरीद होती है उसको क्या बोलते हैं, हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं। क्लियर है। जिस रेट पे हमने गुड्स खरीदा है बेचने के लिए। बुक वैल्यू क्या होती है, 2 सेकंड।
ठीक, अब बुक वैल्यू की बात करते हैं। जब कोई आइटम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में, ठीक, जिस रेट पे लिखी रहती है ना, जिस रेट पे हम लोग बुक पे रिकॉर्ड किया रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू बोलते हैं ना। यानी कि ये बोल रहा है कि मैंने जिस रेट पे सामान खरीदा ना, यानी मैं अपने सामान की जो रेट हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा है, क्लियर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू बोलते हैं। क्लियर है। यानी मैंने 250 का कैलकुलेटर लिया था, तो मैंने बुक्स ऑफ अकाउंट में 250 लिखा था, तो यानी क्या हो गया, 250 जो हमने नोट किया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बुक वैल्यू बोलते हैं। क्लियर है। बिजनेस जब एक वैल्यू को बुक्स में लिख देता है किसी गुड्स की, तो उस गुड्स की वही मतलब बुक वैल्यू हो जाती है। क्लियर है। कॉस्ट की बात करते हैं, जो हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक गुड्स, यानी जो कोई स्पेसिफिक गुड के लिए क्या करते हैं, कोई खर्चा करते हैं, यानी लिखा है इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट और आर्टिकल। यानी कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर जो अमाउंट ऑफ खर्चा करते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं, यानी लागत। क्लियर है। यानी जो पेंसिल है, ये पेंसिल बनाने में कुछ कॉस्ट लगी होगी ना, कुछ खर्चे लगे होंगे, उसके बाद इसका ओनर ने बेचा होगा, इस बिजनेस ने बेचा होगा किसी को, प्रॉफिट भी तो बेचा होगा, तो यानी ये बिजनेस कुछ कॉस्ट लगी होगी ना, इस बिजनेस को बनाने में कुछ खर्चा लगा होगा, जो खर्चा लगा उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं। क्लियर है। डिस्काउंट आपको पता ही है, डिस्काउंट ना, यानी हम लोग डिस्काउंट की बात करते हैं, व्हेन कस्टमर आर अलाउड एनी टाइप ऑफ रिडक्शन। यानी ऐसे समझिए, मान लो मेरा बिजनेस था, ठीक, मेरा बिजनेस था, मैंने क्या किया, आपको कोई सामान बेच रहा था ना, उस सामान क्या किया हमने, कुछ कम दाम में बेचा, तो आपने क्या किया, डिस्काउंट हुआ। क्लियर है। तो यही बोल रहा है, जब हम लोग क्या करते हैं, प्राइस वैल्यू से कुछ कम दाम में जब सामान बेचते हैं कस्टमर को, उसको क्या बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। क्लियर। अब ये डिस्काउंट हमारा दो टाइप्स का होता है। ठीक, अगर हम लोग बात करते हैं डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट क्या होता है हमारे लिए, दो टाइप्स का होता है, ट्रेड डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट होता है। ठीक, ट्रेड डिस्काउंट की बात करते हैं, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है, इसको हम लोग इसलिए देते हैं कि देखिए यहाँ पे, ट्रेड डिस्काउंट इज द रिबेट अलाउड बाय द सेलर ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। यानी ये बोल रहा है, जब हम लोग बेचते समय वो होता नहीं है कि कुछ प्राइस कम करके सामान बेच देते हैं, हम लोग इसलिए बेचते हैं ताकि हमारी सेल ज्यादा हो जाए। क्लियर है। ट्रेड डिस्काउंट, बिजनेसमैन ट्रेड डिस्काउंट इसलिए देता है ताकि बिजनेस की सेल ज्यादा हो जाए। क्लियर है, कस्टमर सामान खरीद ले। समझ आ रही बात ना। मगर जो कैश डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट इसलिए होता है ताकि पेमेंट इमिडिएटली हो जाए। यानी आप ऐसे समझिए, मान लो मैंने क्या किया कि मैंने किसी को सामान बेचा, मैंने किसी पर्सन को सामान बेचा, ऑन द स्पॉट मैंने क्या किया, उसका दाम कम बताया, या फिर मैंने कम दाम इसलिए रखा ताकि मेरे बिजनेस की सेल बढ़ जाए। नॉर्मल बिजनेस देखते होंगे ना आप, कि लो डिस्काउंट डिस्काउंट लगा रहता है, तो यानी डिस्काउंट लगाने का मेन मोटिव क्या होता है, ताकि हमारी सेल क्या हो जाए, बढ़ जाए ना। तो यानी ट्रेड डिस्काउंट का मेन मोटिव क्या होता है, यहाँ पे हमारी सेल क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। क्लियर है। मगर जो कैश डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट हम लोग कस्टमर को इसलिए देते हैं, मान लो मैंने क्या किया, किसी को उधार में सामान बेचा, मैंने मिस्टर ए को उधार में सामान बेच दिया था, ठीक, अब मिस्टर ए को तो पैसा देना था मुझे, और मिस्टर ए मुझे पैसा दे नहीं रहा था। क्लियर है। तो मैंने मिस्टर ए को लालच दिया कि यार मिस्टर ए ने पैसा दे नहीं रहा, तो मैंने मिस्टर ए को ये कहा, मान लो मेरे को मिस्टर ए से 10,000 रुपये लेना था, ऐसे एग्जाम्पल। ठीक, मैंने मिस्टर ए को, मिस्टर ए है, मिस्टर ए से मुझे 10,000 लेना था, ठीक, तो मिस्टर ए 10,000 दे नहीं रहा था जल्दी, तो मैं मिस्टर ए से, भाई मैं ये सोच रहा था कि यार मिस्टर ए तो पैसा दे नहीं रहा है, तो मुझे पैसे को तो पेमेंट तो चाहिए रहेगी, तो मैं क्या किया, मिस्टर ए को मैंने लालच दिया कि ऐसा है कि तुम अभी अगर 2 दिन के अंदर मुझे पैसा देते हो, तो मैं तुम मतलब 8,000 दे देते हो, तो मैं यहीं पे मैटर रफा दफा करता हूँ, यानी तुमको 2,000 डिस्काउंट दे देता हूँ। क्लियर है। तो मुझे 3 दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे, मैं तुम्हें 1,000 का डिस्काउंट दे देता हूँ। तो यानी मैं लालच दे रहा हूँ, नहीं दे रहा मिस्टर ए को, कि ताकि तुम जल्दी पेमेंट कर दो ना। तो यानी जल्दी पेमेंट कराने के लिए, किसी पार्टी से जल्दी पेमेंट लेने के लिए जब हम लोग उसको डिस्काउंट देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट बोलते हैं। क्लियर है। यानी कि जैसे मान लो मैंने किसी पार्टी से मुझे पेमेंट चाहिए थी, मुझे अचानक से आज पैसे की जरूरत है। क्लियर है। वो मुझे पता, वो पार्टी को लालच देना है कि भाई तू आज पेमेंट कर दे मुझे। क्लियर है। तो मुझे उसको लालच देने के लिए क्या करूंगा कि उसकी 10,000 की पेमेंट थी, मैंने उससे झूठ मूठ का ये बोल दिया कि भाई वो तू मुझे 1,000 रुपये कम दे दे। क्लियर है। तो मैंने उसे 1,000 डिस्काउंट इसलिए दिया ताकि वो लालच में आके मुझे क्या कर दे, पैसा इमीडिएट क्या कर दे, पेमेंट कर दे। जब हम लोग इमीडिएट पेमेंट के लिए डिस्काउंट देते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट बोलते हैं। क्लियर है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैश डिस्काउंट बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, प्रोप्राइटर की बात करते हैं। तो यानी ट्रेड डिस्काउंट समझ आ रहा है ना। ट्रेड डिस्काउंट हम लोग सेल बढ़ाने के लिए, जब एक बिजनेस क्या करता है, सेल को बढ़ाना चाहता है, तो ट्रेड डिस्काउंट देता है। मगर कैश डिस्काउंट की बात करते हैं, तो कैश डिस्काउंट क्या होता है, जब कोई पार्टी हमको पैसा किसी से लेना रहता है,
ना। हमको किसी पार्टी से अपने उधार का पैसा लेना रहता है, तो हम लोग उसको लालच देते हैं ना कि यार तेरा 10,000 का उधार है, तो मुझे 2 दिन के अंदर देता हूँ, मैं तुझे 2,000 का डिस्काउंट दे देता हूँ। तो वो पार्टी क्या करेगा, 2,000 का लालच देके क्या करता है, इमीडिएट पेमेंट कर देता है। क्लियर है? तो यानी कि अगर हम लोग किसी को लालच देके इमीडिएट पेमेंट करा दे रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कैश डिस्काउंट बोलते हैं। समझ आ रही बात ना? और हाँ, ट्रेड डिस्काउंट की बात करते हैं, ये इसकी बुक्स में एंट्री नहीं होती है। क्लियर, इसकी बुक्स में एंट्री नहीं होती है। क्लियर है? मगर कैश डिस्काउंट जो होता है, ये बुक्स में हमारे रिकॉर्ड होता है। समझ आ रही बात ना? ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री पास नहीं होती है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में, मगर कैश डिस्काउंट जो होता है, इसकी एंट्री पास होती है हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं प्रोप्राइटर क्या होता है। क्लियर है? अब हम लोग बात करते हैं प्रोप्राइटर क्या होता है। प्रोप्राइटर मतलब क्या होता है, बिजनेस का ओनर। क्लियर है? जो पर्सन सारे बिजनेस को संभाल रहा है और प्रॉफिट को रिसीव कर रहा है और सारा रिस्क ले रहा है ना, यानी ओनर होता कौन है? ओनर वही पर्सन होता है ना जो सारे बिजनेस को संभालता है, यानी पूरे बिजनेस को संभालता अकेले है और सारा रिस्क भी लेता है। जो सारा रिस्क ले रहा है तो सारा प्रॉफिट भी लेगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर बोलते हैं। क्लियर है? यानी प्रोप्राइटर मतलब क्या होता है, बिजनेस का ओनर। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन की बात करते हैं, फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट। क्यों? क्योंकि जब हम लोग कोई एसेट को, कोई संपत्ति को यूज करते हैं, बाद में उसको बेचेंगे, संपत्ति को यूज करने के बाद में उसको बेचेंगे, क्या ये महंगे दाम पे बिकेगा क्या? यानी मान लो मैंने क्या किया, मैंने कोई मोबाइल परचेज किया था, मोबाइल छोड़ो, मैंने मान लो कंप्यूटर खरीदा था। ठीक, मैंने कंप्यूटर खरीदा था, अब मैं कंप्यूटर 2-3 साल यूज किया। अब बताओ, अब कंप्यूटर मैं इसको बेचना चाहता हूँ, क्या जिस प्राइस पे मैंने खरीदा था उसी प्राइस पे बिकेगा क्या कंप्यूटर मेरा? नहीं। क्यों? क्योंकि भाई मैंने उसको इतना यूज कर लिया होगा, उसकी वैल्यू गिर गई। क्लियर है? या फिर मान लो मैंने क्या किया, मैंने एक स्कूटी परचेज करी थी बिजनेस के लिए। मैंने बिजनेस के लिए स्कूटी परचेज करी थी, 2-3 साल वो मेरी स्कूटी मेरे बिजनेस चली। ठीक, और जितने का मैंने स्कूटी खरीदा था, क्या उतने का मैं बेच सकता हूँ क्या? नहीं बेच सकता। क्यों? क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन लग गया, उसकी वैल्यू गिर गई। तो यानी डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, जब किसी एसेट की वैल्यू गिरती है, किस वजह से गिरती है, जब उस एसेट को हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, इस वजह से उसकी वैल्यू एसेट गिर जाती है। क्लियर है? जैसे आप लोग कोई गाड़ी खरीदने जाते होंगे तो देखते होंगे ना कितने साल पुरानी थी, जितने साल पुरानी उस हिसाब से उसको आप क्या करते हैं, पेमेंट देते हैं। समझ आ रही बात ना? तो यानी आप डेप्रिसिएशन आप अपने रियल लाइफ में लगाते हैं, आपको पता नहीं होता कि वो डेप्रिसिएशन है, मगर हर कोई ये सब चीजें फॉलो करता है। जितना आपने अभी तक पढ़ा है, ये रियल लाइफ में एप्लीकेबल होता है और हर कोई इसको यूज करता है। हर कोई के साथ ये चीज होती है, मगर किसी को पता नहीं था इस चीज को ये बोला जाता है। जैसे डिस्काउंट की बात करते हैं ना, नॉर्मल आप बिजनेस कहीं चलाते हुए तो आप कहते नहीं कस्टमर को कि यार तुम्हारा 250 रुपये बकाया था, तुम 200 रुपये अभी दे दो, रफा दफा करो मैटर। तो आप उसको लालच दे रहे हैं ना कि 250 रुपये तुम्हारा था, तुम 200 दे दो, मैटर खत्म, ताकि वो इमीडिएट पेमेंट कर दे ना। ये सब नॉर्मल होता कि नहीं होता, ये सबके लाइफ में नॉर्मल चलता रहता है। ठीक, यानी कि जो हमारा ये बेसिक टर्म्स है, ये सब हर कोई फॉलो करता है, मगर किसी को ये पता नहीं होता कि ये चीज होती क्या है। क्लियर है? मगर ये चीज सब लोग फॉलो करते हैं रियल लाइफ में। अब हम लोग बात करते हैं बैड डेब्ट्स। ठीक, बैड डेब्ट्स की बात करते हैं, जब आपको पता है कि बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, वो ज्यादातर डील किस में करते हैं, उधारी में करते हैं। जब ज्यादा तर डील वो उधारी में करते हैं, तो आपको पता ना, जितने लोग को उधार में बेचा, मान लो मैंने 10-20 लोग को उधार में सामान बेचा, तो कम से कम 1-2 लोग तो फ्रॉड करेंगे ही ना मेरे साथ। 1-2 लोग तो ऐसे होंगे जो मुझे पैसा नहीं देंगे। तो यानी जो लोग पैसा, जहां से हमारा पैसा रिकवर नहीं हो पाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैड डेट बोलते हैं। मैंने मिस्टर ए बी सी को क्या किया, उधार में सामान बेचा, बी सी ने तो पैसा दे दिया था, मिस्टर ए कह रहा कि भाई मेरे पास पैसा ही नहीं है, तो वो मुझे पैसा दिया ही नहीं है। तो यानी मिस्टर ए क्या हो गया, मिस्टर ए से जो हमको पैसा लेना था, पैसा रिकवर तो हो नहीं पाया मेरा, तो वो अमाउंट क्या हो गया, मेरा बैड डेप्ट हो गया। क्लियर है? तो यानी जो अमाउंट हम लोग रिकवर नहीं कर पाते पार्टी से, उसको क्या बोलते हैं, बैड डेप्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इंसॉल्वेंट की बात करते हैं। इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है, इंसॉल्वेंट हमारा वो पर्सन होता है, यानी कि जब किसी पर्सन की लाइबिलिटीज ज्यादा हो जाती है और एसेट कम हो जाती है, यानी कि बिजनेस की क्या होती है, बर्डन ज्यादा हो जाता है, कर्जा ज्यादा हो जाता है बिजनेस का, और एसेट कम हो जाती है। यानी कि मान लो, ऐसे समझिए ना, जब बिजनेस कर्जा ज्यादा होता है तो बिजनेस जो एसेट है, संपत्ति है, उसको बेच के तो कर्जा पूरा पूरा करते हैं। नॉर्मल बिजनेस ये होता है, मान लो आपकी दुकान थी, ठीक, आपकी दुकान थी, अब आपको रेंट नहीं दे पा रहे दुकान वाले, क्यों, आपकी दुकान चलती नहीं थी, तो आपकी दुकान में जो सामान बचा होगा उसको बेच के तो रेंट पूरा करेंगे आप। क्लियर है? जो रेंट है आपके लिए क्या होगा, लाइबिलिटीज होगा कि नहीं होगा, आपको देना पड़ेगा उसको, पर्सन को, मकान मालिक को। क्लियर है? तो यही बोल रहा है, जब बिजनेस के खर्चे ज्यादा हो जाते हैं और एसेट कम हो जाती है, क्लियर है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंसॉल्वेंट बोलते हैं। समझ आ रही बात ना? वो पर्सन इस हालत में नहीं रहता कि वो अपने कर्ज को, सारे कर्जे को पूरा रीपे कर सके। क्लियर है? और सॉल्वेंट पर्सन क्या होता है, जो कर्जे को देने की कैपेसिटी होती है, यानी कि उसने क्या किया, लोन को रीपेमेंट करने की कैपेसिटी हो गई। आपने लोन लिया, आपके पास कैपेसिटी होगी रीपे करने की, तो आप क्या हो, सॉल्वेंट हो गए। मगर आपकी कैपेसिटी खत्म, अब आप रीपे नहीं कर सकते हैं, आपके पास कुछ बचा ही नहीं रीपे करने के लिए, पूरा कंगाल हो गए, दिवालिया हो गए, इंसॉल्वेंट। क्लियर है? बैलेंस शीट की बात करते हैं ना, बैलेंस शीट की बात करते हैं, तो बैलेंस शीट क्या होता है हमारा,
जब हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता करनी रहती है तो कहाँ से पता चलती है? हमारी बैलेंस शीट से पता चलती है। क्लियर है? बैलेंस शीट में हमारी लायबिलिटीज होती है और एसेट होती है। क्लियर है? तो यानी इसी के थ्रू हम लोग बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो हम लोग क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्लियर है? तो यानी कि आज की वीडियो को हम लोग यहीं पेंट करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसको जरूर लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। इसके आगे इसकी नेक्स्ट वीडियो हम लोग जर्नल एंट्री की बात करेंगे। क्लियर है? अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो किस पे आएगी? जर्नल एंट्री पे आएगी। क्लियर है? थैंक यू।